हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस कई सारे सेशंस से हम बात करते आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के ऊपर और अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में किस तरीके से होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और बात करने की प्लांट्स के ऊपर। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमारे प्लांट्स में उनकी बॉडी में किस तरीके से होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जहां पर हम ये कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे प्लान्स में होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर की कहानी हम शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के ऊपर, है ना, हमने अपनी बॉडी की बात करी है। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया कि भाई ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में ना वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, राइट। सिमिलरली यदि हम बात करें एक प्लांट की, उसकी बॉडी की, तो बेटा एक प्लांट बॉडी में भी ना सब्सटेंसेस का आना जाना, या बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट चलता ही रहता है। ऐसे हमें समझ में नहीं आता बट होता तो है। जैसे कि प्लांट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में कोई सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ है, तो अब वो सब्सटेंस जो एक स्पेसिफिक प्लांट पार्ट में सिंथेसाइज हुआ है, बेटा तुम्हें क्या लगता है वो सब्सटेंस जिंदगी भर उसी पार्ट में रहेगा क्या? नहीं, वो सब्सटेंस दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंचेगा, जो दूसरे सेल्स है ना प्लांट बॉडी में, वहां तक भी पहुंचेगा वो। सिमिलरली मान लो कि प्लांट बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहां पर कोई सब्सटेंस अब्जॉर्ब होकर के पहुंचा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सब्सटेंस जिंदगी भर उसी पार्ट में रहेगा क्या? नहीं, वो सब्सटेंस दूसरे जो प्लांट बॉडी के पार्ट्स है ना वहां तक भी पहुंचेगा। मैं ना इस बात को तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो तुम्हें शायद और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्लांट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक प्लांट की बॉडी बेसिकली यहाँ पर मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये स्टेम हो गया है, ये रूट्स हो गई हैं, ठीक है। ऊपर अपन ब्रांचेस भी ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, और कुछ पत्तियाँ भी आओ बना ही देते हैं। ये आ गई हैं लीव्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आ गई हैं लीव्स। ओके, अब मान लो कि ये एक लीफ है, मतलब मान लो क्या दिख ही रही है, ये एक लीफ है। लीफ में मेसोफिल सेल्स में स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हुआ क्या? अरे ग्लूकोज बन गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो ग्लूकोज बन गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता देगा क्या? कहीं और नहीं निकलेगा क्या? नहीं, वो निकलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल है, ये रूट्स का ये एक सेल है। अब ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? इसको ग्लूकोज चाहिए है। तो इस लीफ के जो मेसोफिल सेल्स होंगे ना, वो बोलेंगे कि देखो भैया हमसे मत बोलना, हमने अपना काम पूरा कर लिया है, हमारा काम था अपने अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करना, सो हमने कर ली है, ग्लूकोज बना दिया है हमने, मतलब हमारे अंदर जो है ना ग्लूकोज बन चुका है, तुमको चाहिए तो तुम आकर के यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो लीफ दिख रही है आपको, इसमें जो मेसोफिल सेल्स दिख रहे हैं, मतलब दिख नहीं रहे होंगे लेकिन तुमको पता है, अपन पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यहाँ पर बेटा जो लीफ है इसमें जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है उससे जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज नीचे उतरेगा और अल्टीमेटली रूट्स के इस सेल तक पहुंचेगा, इस रूट सेल तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए ना ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज कभी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं कि बस पत्तियों में बन रहा है ग्लूकोज तो बस वहीं रहेगा, नहीं, वो दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंचेगा ग्लूकोज। वो किस फॉर्म में, वो अपन देखेंगे हमारे
अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, ग्लूकोज भी प्लांट बॉडी में बेटा ट्रांसपोर्ट तो होगा। सिमिलरली ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस का जो ना अब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, पानी है, यहाँ पर जो ना पानी है, मिनरल आयंस है, तो तुम्हें क्या लगता है रूट्स के पास ये जो पानी है, जो मिनरल आयंस है, ये क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगे क्या? कि रूट्स बोलेंगे कि देखो भैया मिट्टी से जो है ना हमने पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब किया है, तो अब ये पानी और ये जो मिनरल आयंस हैं ये हमारे पास ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अरे बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। इनफैक्ट ये जो लीव्स दिख रही हैं आपको, इनकी जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये बोलेंगे कि देखो हमारे अंदर होनी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और अगर तुम चाहते हो कि हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो तो हमें मतलब कि लीफ के मेसोफिल सेल्स तक पानी और मिनरल आयंस कायदे से पहुंचा दो, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पानी लगता है एज अ रॉ मटेरियल। तो रूट्स के पास जो पानी है, जो मिनरल आयंस है, तुम्हें क्या लगता है वो कभी रूट्स के बाहर नहीं निकलेंगे क्या, आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? अरे बिल्कुल बढ़ेंगे, चाहे पेड़ बेटा कितना भी लंबा क्यों ना हो। तुमने वो देखा यूकेलिप्टस का पेड़ कितना लंबा होता है, चाहे मैंगो ट्री हो, चाहे बैनियन ट्री हो, चाहे वो अशोक का पेड़ हो, चाहे कितना भी लंबा पेड़ क्यों ना हो बेटा, उस लंबे पेड़ की सबसे टॉप पर जो लीफ होगी ना, उस लीफ को भी, लीफ के मेसोफिल सेल्स को पानी और मिनरल आयंस डिलीवर करना पड़ेगा, मजबूरी होती है ये। तो यहाँ पर जो बेटा पानी और जो मिनरल आयंस हैं रूट्स में, वो ऊपर पहुंचाए जाएंगे, डिलीवर करे जाएंगे, उनका भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा। हर एक पत्ती तक पानी पहुंचेगा, हर एक पत्ती तक पानी पहुंचेगा, भले ही वो पत्ती कितनी भी हाइट पर क्यों ना हो, लेकिन पहुंचेगा जरूर। इसका मतलब क्या कि खाने के साथ साथ पानी और मिनरल आयंस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी में। ये छोड़ो, तुमको पता है कि प्लांट बॉडी में भी क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी अपन ये वर्ड सुनते हैं ना हार्मोन्स, हमें अपनी बॉडी की याद आती है कि देखो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी बेटा, उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, और प्लांट के हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। जो अगला चैप्टर होगा ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, वहां पर अपन तसल्ली से बात करेंगे प्लांट के हार्मोन्स के ऊपर। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ प्लांट बॉडी में भी क्या होता है, हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। अब मान लो कि कोई हार्मोन है जो शूट की टिप पर क्या हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो हार्मोन यहाँ पर बना है वो जिंदगी भर यहीं रहेगा क्या? नहीं, वो नीचे उतरेगा और जिस टारगेट साइट तक उसको पहुंचना होगा वहां तक वो पहुंचेगा, और वहां पर जाकर के अपना जलवा दिखाएगा, मतलब जो उसका काम होगा ना वो करेगा वो। तो बना कहाँ था हार्मोन? शूट टिप पर बना था, है ना। मान लो कि शूट टिप पर जो है हार्मोन बना था, सिंथेसाइज हुआ था। नीचे उतर करके देखो वो कहाँ आया, यहाँ पर एक सपोज बर्ड होगा, है ना, यहाँ पर कोई एक बर्ड होगा, वहां तक आएगा वो उतर करके हार्मोन। यानी कि प्लांट बॉडी में हार्मोन्स का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है, एक प्लांट में भी बेटा, उसकी बॉडी में भी अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का आना जाना लगा रहता है ना, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अब हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है स्पेसिफिकली, जरा हम उसकी बात करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में ना हमें दो तरह के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है प्लांट बॉडी के अंदर। कौन से दो सब्सटेंसेस का हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है? एक तो प्लांट का खाना और दूसरा उसका पानी। पानी के साथ मिनरल आयंस का भी अपन ट्रांसपोर्ट सीख ही लेंगे, है ना। मिनरल आयंस जो ना बेटा पानी के साथ ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें प्लांट बॉडी के अंदर दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट समझना है। एक सब्सटेंस हो गया प्लांट का खाना और दूसरा हो गया पानी एंड मिनरल आयंस, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिकली वाटर एंड मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। जो अगला अपना लेक्चर होगा ना, उसमें अपन देखेंगे कि प्लांट बॉडी में किस तरीके से उनका खाना ट्रांसपोर्ट होता है। अगले लेक्चर में अपन फूड ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे। इस लेक्चर में अपन पानी एंड मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। देखें, चलो आ जाओ, बात करते हैं मुन्नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, या मिनरल आयंस भी आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अपन पढ़ेंगे पानी और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, एक सवाल मतलब मैं आपसे पूछूं
तुम्हारे घर में मतलब हर घर में देखो ऐसे होता है, चाहे तुम इंडिपेंडेंट किसी घर में रह रहे हो या तुम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो, है ना, तुम मतलब जहाँ जिस भी तरह के तुम घर में रह रहे हो बेटा, एक ओवरहेड टैंक तो सबके पास होता है घर में, है ना। अब उस ओवरहेड टैंक में क्या होता है, सुबह सुबह मस्त पानी आ जाता है, वो टैंक पूरा भर जाता है। अब उस टैंक का जो पानी है बेटा तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचता है? जैसे कि सपोज एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर मैं बनाऊँ, ठीक है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, ठीक है, और तुम जो है तुम रह रहे हो थर्ड फ्लोर पर, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर क्या लगी हुई है? मस्त वही ओवरहेड मतलब वाटर टैंक है यहाँ पर, ठीक है, ये टैंक है तुम्हारी बिल्डिंग का, और इसी टैंक से क्या होता है सारे फ्लोर में जितने भी घर हैं वहाँ तक पानी सप्लाई होता है, इसी टैंक का पानी, ठीक है। अब तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तुम्हारा घर है ये थर्ड फ्लोर पर। तो मेरा सवाल तुमसे ये, मैं सवाल तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा ये जो घर है थर्ड फ्लोर तक, इस फ्लोर तक तुम्हारे घर तक ओवरहेड टैंक से पानी कैसे आता है? क्या ऊपर कोई इंसान खड़ा रहता है क्या जो टैंक से पानी निकाल निकाल करके बाल्टी से तुम्हारे घर में से फेंकता है धपाक करके? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इस ओवरहेड टैंक का पानी तुम्हारे घर तक कैसे आएगा? अरे पाइपलाइंस बिछी रहती हैं कि नहीं बिछी रहती हैं? हैं? बकायदा पाइपलाइंस होती हैं, ये पाइपलाइंस होती हैं जिनसे क्या होता है, पानी घरों तक सप्लाई किया जाता है ना। ऐसा तो नहीं रहेगा कि तुमने बोला कि अरे मेरे को तो नहाना है, मेरे को स्कूल जाना है सुबह सुबह, तो ऊपर एक ऐसा इंसान बैठा रहेगा, वो बोलेगा हाँ बेटा तुम आओ घर के बाहर आओ जरा, और टंकी से निकाला क्या एक बाल्टी पानी और तुम पर डाल दिया कि लो नहा लिया तुमने, बधाई अब जाओ स्कूल। ऐसा होता है क्या? नहीं, पाइपलाइंस होती है बेटा, और उन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू क्या होता है, पानी ओवरहेड टैंक से जो ना तुम्हारे घर तक पहुंचता है। ना सिर्फ तुम्हारे घर तक बल्कि जितने भी फ्लोर हैं, फ्लोर में जितने भी घर हैं, हर घर तक बेटा पाइपलाइंस के थ्रू क्या होता है, पानी पहुंचता है ओवरहेड टैंक से। बात पल्ले पड़ी। आप बोलोगे कि मैम ये पाइपलाइन आप बार बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक प्लांट बॉडी की। हमें ये समझना है कि एक प्लांट बॉडी में पानी और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बेटा फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन हमको पाइपलाइंस तो चाहिए, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जड़ें क्या करती हैं प्लांट की, पेड़ की, कि रूट्स और मिनरल आयंस को मिट्टी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जो मिट्टी से सॉइल से मतलब कि वाटर और मिनरल आयंस आ चुके हैं रूट्स के अंदर, वो ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे? तो पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी कि नहीं बिछानी पड़ेगी? कि तुम्हारे घर में नीचे क्या है, अंडरग्राउंड टैंक है, वहां पर पानी आ गया, अब उस पानी को तुमको ओवरहेड टैंक में क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो क्या करोगे, पंप लगाओगे, टुल्लू पंप लगाओगे। वो टुल्लू पंप क्या करेगा, पाइपलाइन के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। मतलब कि पाइपलाइन तो चाहिए ही बेटा, चाहे तुम पानी ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, चाहे तुम नीचे पानी को नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे हो, पाइपलाइन चाहिए ही है। तो वैसे ही हमारे प्लांट की बॉडी में भी क्या होता है बेटा, पाइपलाइंस होती हैं जिनके थ्रू पानी और मिनरल आयंस नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे मतलब कहां, रूट्स से पानी और मिनरल आयंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और ऊपर तक पत्तियों में जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं, सेल्स तक जाते हैं, जहां भी जाना होगा पानी और मिनरल आयंस को वहां तक वो पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं बेटा, इससे पहले कि अपन ट्रांसपोर्टेशन समझे, अपन ना पाइपलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइपलाइन पढ़ लेते हैं कि मतलब नेटवर्क किस तरीके का बनता है पाइपलाइंस का प्लांट बॉडी के अंदर, जिससे कि पानी और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले पाइपलाइन बिछा दें, तब तो अपन क्या करेंगे, पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो। बचपन में, कितने बचपन में, पिछले साल तुमने 9th में प्लांट टिश्यूज का टॉपिक पढ़ा होगा बायोलॉजी के 2nd चैप्टर में, और तुमने जाइलम टिश्यू का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो बेटा क्यों नहीं सुना, सुनना चाहिए तुम्हें। चलो आप सुन लो। प्लांट बॉडी के अंदर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है कि नहीं पता, वैसे तो पता होगा ही, लेकिन चलो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम अब तो हम नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, तो पुरानी क्लास में जो पढ़ा था वो तो हम भूल के ही आए हैं, है ना, पुराने बातों पर मिट्टी डालो, ऐसा कुछ बच्चों का होता है। तो चलो ठीक है, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो मेरी बात सुनो बेटा, जब अपन बात करते हैं पाइपलाइंस की, तो तुम्हें ये समझना होगा कि प्लांट बॉडी के अंदर होता है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसका नाम होता है जाइलम टिश्यू। क्या होता है ये, जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू। टिश्यू का नाम बेटा याद कर लो, अपना भूल जाना लेकिन इस टिश्यू का नाम मत भूलना।
टिश्यू का नाम होता है जाइलम, और ये एक्चुअली क्या करता है, एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बना देता है प्लांट बॉडी के अंदर. इट फॉर्म्स वाटर कंडक्टिंग सिस्टम इनसाइड प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के अंदर बेटा ये क्या करता है, एक बढ़िया सा वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बना लेता है. कैसे? तो अब मेरी बात समझना, ये जो टिश्यू होता है बेटा ये 4 तरह के सेल्स का बनता है. देखो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए ना चीज़ों को समझना आसान रहे, वरना मैं भी कर सकती हूँ कि आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए मैं बोल दूं कि देखो बेटा जाइलम टिश्यू होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ट्रकीड्स एंड वेसल्स. वही क्या करते हैं, जाइलम कंडक्टिंग चैनल जो ना बना लेते हैं और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, पर मेरा मुद्दा ये रहता है, मेरा टारगेट ये रहता है कि भैया हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें याद होनी चाहिए. 9th में पढ़ करके आए हो, मुझे पता है, पर क्या पता मुझे कि तुम्हें याद है कि नहीं है. ठीक है, चलो. तो जाइलम टिश्यू जो होता है बेटा उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 4 तरह के सेल्स से आप बोल सकते हो कि मिलकर के बनता है जाइलम टिश्यू. कौन से होते हैं वो 4 तरह के सेल्स, जरा नाम अपन देख लेते हैं. एक तरह के सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ट्रैकीड्स. दूसरे टाइप ऑफ सेल्स का नाम होता है वेसल्स. एक और तरीके के जो सेल्स होते हैं बेटा उनका नाम होता है जाइलम फाइबर्स, और एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है जाइलम पैरेन्काइमा. ये 4 तरह के सेल्स होते हैं बेटा, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जो मिल करके क्या बनाते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं. और ये क्या करेगा, प्लांट बॉडी में वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाएगा. ठीक है, जब अपन बात करेंगे बेटा पाइपलाइंस की, मतलब कि वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाने की प्लांट बॉडी के अंदर, तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इन दोनों टाइप ऑफ सेल्स की. ये 4 तरह के सेल्स मिलके बनाते हैं जाइलम टिश्यू, लेकिन जब हमें बात करनी होती है प्लांट बॉडी में वाटर कंडक्टिंग सिस्टम को बनाने की, तो इसके लिए हम बात करते हैं ट्रकीड्स एंड वेसल्स की. क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह के सेल्स होते हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जाइलम टिश्यू के, जो क्या करते हैं, प्लांट बॉडी में बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, बोले तो पाइपलाइंस. ये दोनों मिलकर के बनाते हैं. तो आज के इस लेक्चर में बेटा अपन दोनों नहीं, मतलब कि अपन बात करेंगे इन दोनों की. ठीक है. अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और बता दूं, इन तीनों ही टाइप ऑफ सेल्स को या जाइलम कंपोनेंट्स को एक साथ लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बेटा, ये जो तीनों तरह के जो सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू के, ये डेड सेल्स होते हैं. ऐसा नहीं कि पैदाइशी मरे हुए रहते हैं, नहीं. इनिशियली ये तीनों ही टाइप ऑफ सेल्स बेटा लिविंग ही होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे ये मैच्योर होने लग जाते हैं, ये तीनों ही तरह के कंपोनेंट्स या सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं. मतलब ये एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू के. लिविंग केवल एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, वो होते हैं ये जाइलम पैरेन्काइमा. सो दीज आर डेड सेल्स, और ये लिविंग सेल्स होते हैं इकलौते. ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैम हाय ये तो मतलब डेड सेल्स हैं, ट्रकीड्स एंड वेसल्स, तो जो सेल्स मरे हुए हैं ऑलरेडी हमको पता है, वो क्या कंडक्शन करवाएंगे? अरे बिल्कुल करवाएंगे कंडक्शन, और बहुत अच्छा हुआ कि ये मर गए. ट्रकीड्स एंड जो वेसल्स हैं बेटा अच्छे हुए मर गए. क्यों? जब एक सेल मरता है बेटा तो उसके अंदर का पूरा जो ल्यूमेन है वो खाली हो जाता है. भाई टिपिकली एक सेल के अंदर क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, ये वो. लेकिन अगर एक सेल मर गया तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो तो पूरा गायब हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स सब कुछ गायब हो जाएगा, सिर्फ सेल वॉल बचेगी. यानी कि अंदर का ल्यूमेन पूरा साफ. और अगर अंदर का ल्यूमेन पूरा साफ है, इसका मतलब क्या, उस ल्यूमेन से पानी निकल सकता है. भाई तुम्हारे घर में पानी वाला पाइप होगा ना, अगर उसमें कचरा फंसा होगा तो पानी आ पाएगा क्या? अगर वो पाइपलाइन बिल्कुल क्लीन होगी, खोखली होगी, तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो है ना डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर का ल्यूमेन बिल्कुल खाली होता है, तो इजीली क्या होता है, पानी उनसे बह पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है. बेटा डेड सेल्स के थ्रू भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है. उसके अलावा क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन तो करवाएंगी, बाकी ये प्लांट बॉडी को बेटा स्ट्रेंथ भी देते हैं. तो ये मत समझना, अंडर एस्टिमेट मत करना कि अरे डेड सेल्स है तो क्या करेंगे. अरे बहुत कुछ कर लेते हैं ये.
डेड होने के बावजूद ये सेल्स ट्रांसपोर्टेशन करवा देंगे और ऊपर से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे प्लांट बॉडी को। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आ जाओ। ट्रैकिड्स, यार स्पेलिंग में आई पहले आता है, ये ई पहले आता है, ई पहले आता है, सही लिखा था क्या? हाँ, ट्रैकिड्स गंदा लिखा है, ठीक करेंगे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। मैंने क्या बोला? पैदाइशी मरे नहीं रहते हैं ये लोग। जब ये पैदा होते हैं ये सेल्स तो लिविंग होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, ये सेल्स डेड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें बेटा एक ट्रैकिड की, तो उसका पता है शेप कैसा होता है? एलोंगेटेड सेल होते हैं। पहली बात तो ट्रैकिड्स जो होते हैं बेटा वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। एलोंगेटेड सेल्स होने का मतलब क्या है? ऐसे लंबे से सेल्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। उसके अलावा इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। एलोंगेटेड सेल्स एंड टेपरिंग एंड्स। अब आप बोलोगे कि मैम एलोंगेटेड सेल्स का मतलब समझ में आया, ऐसे लंबे लंबे सेल्स, बट टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या है? टेपरिंग एंड्स का मतलब बेटा ये है कि इनके जो एंड्स होते हैं ना वो ऐसे पॉइंटेड रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं elongated cells and tapering ends, tapering ends, dead at maturity, मर जाते हैं मेच्योरिटी पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर सेल्स अगर मरे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, ल्यूमेन अंदर का क्या होगा? बिल्कुल खाली होगा, है ना। सो डेड सेल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? अरे तुम हटो यार यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि ल्यूमेन पूरा इसका खाली है, एम्प्टी है, एम्प्टी। ठीक है, अब क्या होता है पता है? ये जो ट्रैकिड्स होते हैं, एक ट्रैकिड के बारे में तुमको मैंने बताया कि लंबा सा होगा, टेपरिंग एंड्स होंगे, डेड सेल्स होते हैं मेच्योरिटी पर, है ना, अंदर का पूरा ल्यूमेन खाली रहता है, तो आसानी से क्या होता है पानी इनके अंदर फ्लो कर पाता है। अब क्या होता है बेटा, यही जो ट्रैकिड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके अरेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि देखो ये एक ट्रैकिड है, ये, तो दूसरा ट्रैकिड इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा रहता है, ये तीसरा ट्रैकिड इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा रहेगा, ये चौथा वाला कुछ इस तरीके से, पांचवा वाला इस तरीके से, छठवा वाला कुछ इस तरीके से। तो ये ट्रैकिड्स क्या करते हैं बेटा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है ना ऐसे अरेंज हो करके, देखो पाइपलाइन बन गई कि नहीं बन गई, मतलब कि कुछ इस तरीके से लंबे लंबे बेटा ये क्या करते हैं, ट्यूब्स बना लेते हैं। ट्रैकिड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो करके अपनी एक ट्यूब बना लेते हैं। अब मान लो कि इस ट्रैकिड में रूट्स ने पानी अब्सॉर्ब करके रखा था, तो पानी कहाँ आ गया, देखो इस ट्रैकिड में आ गए। अब इस ट्रैकिड से वो पानी कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। भाई पानी तो मिनरल आयंस का है, रूट्स में है ना। देखो बेटा पानी और मिनरल आयंस का जो मूवमेंट होता है ना प्लांट बॉडी में, वो नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है। कभी अपनी मम्मी पापा को बोलते हुए सुना है कि बेटा अगर जब भी तुम पौधों में पानी डालते हो, हमेशा पौधों की जड़ों में पानी डालो, मिट्टी में पानी डालो। ये नहीं कि उठा करके जो है ना सिर्फ पत्तियां धो दी, फल धो दिए, फ्लावर धो दिए और हो गया। मिट्टी में पानी डालना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से ही पानी रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, और सबसे पहले पानी कहाँ आता है बेटा, रूट्स में ही आता है। तो प्लांट बॉडी में वाटर और मिनरल आयंस का जो बेटा मूवमेंट है वो कहाँ होता है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में होता है। तो इस ट्रैकिड में जो पानी आया है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ट्रैकिड में जाएगा, ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। कैसे, तो बताइए होता क्या है। देखो इन दोनों ट्रैकिड्स के बीच में पता है क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। दोनों ट्रैकिड्स के बीच में ऐसे पिट्स होते हैं, ऐसे ये दिख रहे हैं गड्ढे, पिट्स। इन पिट्स के थ्रू पानी जो है एक ट्रैकिड से निकल करके दूसरे ट्रैकिड में जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो ट्रैकिड्स होते हैं
वो एक के ऊपर एक अरेंज हो करके लंबे लंबे ट्यूब्स बना लेते हैं ट्रैकीड्स के। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वेसल्स की। तो एक वेसल मेंबर जो होता है बेटा, वो भी कैसा होगा, एलोंगेटेड ही होगा, लंबा सा होगा, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं ये भी, बट दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। इनके लिए अपन ने क्या बोला था, इनके लिए अपन ने कहा था कि टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वेसल मेंबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और उन शेप में कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये भी ऑफ कोर्स डेड सेल्स होते हैं, तो अंदर का जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल साफ रहेगा पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये जो वेसल मेंबर्स है बेटा, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके लंबी लंबी ट्यूब्स बना लेते हैं वेसल की। देखो कुछ इस तरीके से, ये एक वेसल मेंबर है, दिख रहा है, ये लंबा सा सेल है और क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल, आपको इसका शेप दिख रहा होगा। इनिशियली ये लिविंग सेल था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगा, ये अपना न्यूक्लियस खो दिया, साइटोप्लाज्म खो दिया, सेल ऑर्गेनल्स इसने अपने खो दिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो सेल वॉल होती है ना बेटा, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है दोनों एंड्स पर, ये एंड वॉल्स पर बेटा जो सेल वॉल होती है ना, उसमें भी क्या होता है, छेद होने लग जाते हैं। एंड वॉल्स पर भी छेद होने लग जाते हैं लाइक दिस। तो हम बोलते हैं कि परफोरेटेड सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है, परफोरेटेड है। एंड साइड्स पर जो सेल वॉल होती है वो भी, उसमें भी छेद हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परफोरेटेड सेल वॉल। और जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएंगे बेटा, ये जो परफोरेशंस है ना, ये बड़े होते जाएंगे, ये परफोरेशंस बड़े होते जाएंगे। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल सेल वॉल होती है वो गायब हो जाएगी। कैन यू इमेजिन, ये एक तरीके के सेल होते हैं बेटा, वेसल मेंबर, सिलेंड्रिकल शेप होता है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, स्टार्टिंग में लिविंग होते हैं, एट मैच्योरिटी ये अपना सब कुछ खोते जाते हैं, डेड होते जाते हैं, ये ना अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब खो देंगे। फिर होता क्या है, जो एंड वॉल्स होती है ना, दोनों एंड्स पर जो सेल वॉल होती है, उनमें परफोरेशंस डेवलप हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि परफोरेटेड सेल वॉल। धीरे धीरे क्या होता है, वो परफोरेशंस और गहरी होती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी। परफोरेशंस इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि अल्टीमेटली जो हॉरिजॉन्टल सेल वॉल है ना बेटा, वो गायब ही हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल वाली है ना, ये वर्टिकल वाली तो अभी भी है। ये मत बोलना कि मैम ऐसा कैसा सेल की सेल वॉल ही गायब होगी, नहीं, जो ये वर्टिकल सेल वॉल है ना, ये तो रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल सेल वॉल है ना, वो गायब हो जाएगी। अब क्या होगा, ये वेसल मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज देखो होते जाएंगे, ये दिख रहा है, ये देखो ये, और कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके क्या करेंगे, लंबी लंबी ट्यूब बना लेंगे वेसल्स की। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि ट्रैकीड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके इनकी लंबी लंबी ट्यूब बन जाएंगी, वेसल मेंबर्स भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके इनकी भी लंबी लंबी ट्यूब बन जाएंगी। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये ट्रैकीड्स एंड ये वेसल्स मिल करके क्या करेंगे, जाइलम कंडक्टिंग चैनल बना देंगे। चैनल का मतलब समझते हो ना, एक रास्ता, तो बना तो दिया, कंडक्टिंग चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस। किसने, जाइलम टिश्यू ने। टिश्यू में भी कौन, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ने, कि एक दूसरे के ऊपर देखो ट्रैकीड। अच्छा ये मत बोलना कि मैम ट्रैकीड वेसल के ऊपर अरेंज होगा, नहीं, ट्रैकीड्स ही एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाएंगे, वेसल मेंबर्स ही एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाएंगे। तो इनकी लंबी लंबी ट्यूब बनेंगी, इनकी लंबी लंबी ट्यूब बनेंगी, और इन सारी ट्यूब्स को मिला करके अपन क्या बोल देंगे, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। तो अल्टीमेटली बेटा देखो क्या होता है, एक शानदार सा यहां पर मैं शॉर्ट में बना रही हूं, जाइलम कंडक्टिंग चैनल बन जाता है। ये बन गया क्या, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। जाइलम कंडक्टिंग, अरे भाई, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। देखो मैं इसकी पिक्चर भी दिखाऊं आपको, ये देखो, ये देख रही हैं, ये देखो ट्रैकीड्स कैसे हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, है ना, एक ट्रैकीड के ऊपर दूसरा ट्रैकीड अरेंज्ड है,
और पानी कैसे जाएगा, देखो पिट्स के थ्रू जाएगा। ये देखो ये वेसल मेंबर्स हैं, वेसल एलिमेंट्स हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनकी एंड वॉल्स कैसी होती हैं, ओब्लिक होती हैं, है ना। पहले तो एंड वॉल्स कैसी होंगी, परफोरेटेड होंगी, बाद में क्या होगा, परफोरेशन इतने बड़े हो जाएंगे कि अल्टीमेटली जो हॉरिजॉन्टल सेल वॉल है ना वो गायब ही हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल सेल वॉल गायब होने से फायदा क्या होता है बेटा, पानी आसानी से एक वेसल मेंबर से दूसरे वेसल मेंबर तक जा सकता है ना। तो बहुत अच्छा हुआ कि डेड सेल्स हैं, अल्टीमेटली होगा क्या, इनके थ्रू पानी इजीली फ्लो कर पाएगा, है ना। तो ये ट्रैकीड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के और वेसल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके क्या करते हैं, अपनी अपनी ट्यूब्स बनाते हैं, और इन सभी मतलब ट्रैकीड्स एंड ये जो वेसल की जो लंबी लंबी ट्यूब्स हैं इनको मिला करके अपन क्या बोल देते हैं, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, अब मेरी बात को और ध्यान से समझना बेटा, तुम्हें क्या लगता है ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल कहाँ होगा। ये तुम्हें पहले पढ़ा ना कि ट्रैकीड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए, वेसल मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते गए, लंबी लंबी ट्यूब्स बनती गई, और इन्हीं ट्यूब्स को मिला करके अपन ने क्या नाम दे दिया इसका, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। अब तुमसे मेरा सवाल ये कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल एग्जैक्टली कहाँ होगा, रूट्स में होगा या स्टेम में होगा या ब्रांचेस में होगा या लीव्स में होगा। बेटा ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल एंटायर प्लांट बॉडी में फैला रहता है। जैसे कि बिल्डिंग में जो पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है, तुम्हें क्या लगता है कि केवल 7th फ्लोर तक या केवल 6th फ्लोर तक ही होता है क्या पाइपलाइंस? भाई बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर हैं सारे फ्लोर तक पाइपलाइंस आती हैं कि नहीं आती हैं। सिमिलरली एक प्लांट बॉडी में ये जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है बेटा, बॉडी के प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट में रहेगा, रूट्स में भी रहेगा, स्टेम में भी रहेगा, ब्रांचेस में भी रहेगा और लीव्स में भी रहेगा। और कायदे की बात क्या है कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, इन सभी के जाइलम कंडक्टिंग चैनल आपस में जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि लीव्स बोलेंगे कि नहीं भैया देखो हमारे पास तो अपना खुद का जाइलम कंडक्टिंग चैनल है, ये नहीं कि रूट्स बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा जो ना जाइलम कंडक्टिंग चैनल वो अलग है। नहीं, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस हर जगह जाइलम कंडक्टिंग चैनल होंगे, है ना। ये लंबी लंबी ट्यूब्स होंगी ट्रैकीड्स एंड वेसल मेंबर्स की, और वो ट्यूब्स आपस में मतलब क्या, हर एक प्लांट के पार्ट के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है बेटा वो आपस में जुड़े रहेंगे, तभी तो रूट्स का पानी लीव्स तक पहुंच पाएगा। दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर पाइपलाइन ही बीच में से टूट गई, दो पाइप आपस में अलग अलग पड़े हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा क्या? नहीं। तो अब यहां पर देखना मैं क्या बना रही हूं, ये प्लांट है, थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगी ताकि रूट्स भी बना पाऊं। ये उसका स्टेम हो गया, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये ब्रांचेस हो गई, ठीक है, और ये लीव्स हो गई। आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक ही लीफ बनाई है। देखो बेटा, जो एक लीफ की कहानी है, या चलो एक काम करते हैं, दो और बना देती हूँ, मतलब एक और बना देती हूँ, तो हमारे पास दो हो जाएंगी, है ना। वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो एक ही बना दी। अरे भाई, जो एक की कहानी है वही कहानी बाकियों की भी है, तो कृपा करके कंफ्यूज मत होना। ये ठीक है, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, और ब्रांचेस पर ये पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब देखना जाइलम कंडक्टिंग चैनल कैसे आप बोल सकते हो कि कनेक्टेड रहता है। देखो, एक मिनट है, इसको थोड़ा सा और मैं ठीक कर लूं। ये रूट्स हैं बेटा, ठीक है, ये रूट्स हैं। अब देखना यहाँ पर है ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ये है जाइलम कंडक्टिंग चैनल रूट्स का, ठीक है। स्टेम के पास भी होगा, तो बेटा स्टेम का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल होगा ना, वो रूट के जाइलम कंडक्टिंग चैनल से जुड़ा रहेगा। ये है रूट का जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ठीक है।
ये है स्टेम का, तो रूट और स्टेम का बेटा क्या होगा, जाइलम कंडक्टिंग चैनल आपस में जुड़ा रहेगा, ये नहीं कि अलग अलग है। अब क्या होगा, जैसे ही स्टेम से फिर ब्रांचेस निकल आती हैं, तो इन ब्रांचेस के लेवल पर पता है क्या होता है, इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल की भी बेटा क्या होती हैं, ब्रांचेस निकल आती। जैसे कि तुम्हारे घर तक क्या आया, तुम्हारे घर तक एक मोटा सा पाइप आया। अब तुम्हारे घर में सपोज 4 बाथरूम है, ठीक है, हर एक बाथरूम में बेटा 2-2 नल तो लगे ही रहते हैं, तो हर नल तक पानी पहुंचाने के लिए क्या होता है, इस जो मोटा सा पाइप है इसकी और पतली पतली ब्रांचेस निकाल देते हैं ना, मतलब और पतली पतली वो क्या बोलते हैं उसको, पाइपलाइन जो है यहाँ से निकल आती है ना, कि घर के अंदर आया एक मोटा सा पाइप, फिर उसकी ब्रांचेस निकल गई, मतलब कि बहुत सारी पाइपलाइन जो है ना उस मोटे से पाइप से निकल गई, और हर एक पाइपलाइन को फिर क्या करेंगे, एक अलग नल से जोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ भी होता है कि जैसे ही ब्रांचेस आई, तो ये जो स्टेम का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है बेटा, इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं, और हर एक ब्रांच बेटा इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल की हर एक ब्रांच हर एक स्टेम की ब्रांच तक पहुंचती हैं। देखो लाइक दिस, जैसे कि एक ब्रांच यहाँ से निकली, ये पहुंची इस वाली ब्रांच के अंदर, बड़ी बदसूरत सी बनी है ये वाली ब्रांच है, तो जाइलम कंडक्टिंग चैनल की एक और ब्रांच बनी जो पहुंची इस ब्रांच के अंदर पानी पहुंचाने के लिए। हम जूम कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस ब्रांच के ऊपर, ठीक है। तो इस ब्रांच के ऊपर भी क्या होगा, मतलब इस ब्रांच के अंदर भी बेटा क्या होगा, जाइलम कंडक्टिंग चैनल की एक ब्रांच पहुंचेगी, ये देखो। अब ब्रांच के लेवल पर क्या होता है, ब्रांच के लेवल पर बेटा देखो पत्तियां आ जाती हैं, तो पत्तियों के लेवल पर भी क्या होगा, पत्तियों के लेवल पर फर्दर ये जो ब्रांच दिख रही है आपको जाइलम कंडक्टिंग चैनल की, ये और पतली पतली अपनी ब्रांचेस में, जैसे कि देखो वो होता है ना अपनी बॉडी में, एओर्टा से बनती है आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, बस बेटा यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि जो स्टेम का जो ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल आपको दिख रहा है, ये ब्रांचेस के लेवल पर जाकर के क्या होगा, पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगा। हर एक जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच बेटा प्लांट की शाखा में जाएगी, हर एक शाखा में, हर एक ब्रांच में, और जैसे ही लीव्स का लेवल आएगा तो और पतली पतली ब्रांचेस बन जाएंगी इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल की। ये देखो इसकी बन जाएगी और पतली पतली ब्रांच, ये बन गई पतली सी ब्रांच, ये, और हर एक लीफ के अंदर जाएगी। याद करो लीफ का जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये लीफ है, इसके सेंटर में जो मोटी सी पाइप जाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडरिप, और मिडरिप से और पतली 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 पाइपलाइंस निकलती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। याद आया कि नहीं, मिडरिप और वेन्स, इनका क्या कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बताया था, लीफ के जो सेल्स हैं बेटा, मेसोफिल सेल्स, उन तक पानी पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, तो पानी कैसे पहुंचेगा, जब पाइपलाइन बिछेंगी, तो ये जो मिडरिप होती है बेटा, ये जो वेन्स होती हैं, इनमें क्या दौड़ता है, ये देखो ना यहाँ पे मैंने ड्रॉ तो करा है, ये स्टेम से चला क्या, जाइलम कंडक्टिंग चैनल, इसकी एक ब्रांच निकल गई और कहाँ आ गई, देखो इस शाखा में आ गई, और जब लीव्स की बारी तो क्या हुआ, इस छोटी जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल की जो ब्रांच है ना, उसकी और पतली पतली ब्रांचेस निकल गई, और वो पतली पतली ब्रांचेस देखो कहाँ आ गई है, देखो मिड ड्रिप में आ गई है कि नहीं आ गई है। तो इस मिड ड्रिप में क्या चलेगा बेटा, इस मिड ड्रिप में जाइलम कंडक्टिंग चैनल चलेगा, और जब वेन्स की बारी आएगी तो वेन्स में भी क्या होगा, इसकी और पतली पतली ब्रांचेस निकल करके यहाँ आ जाएंगी वेन्स में। आई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये चीज बच्चों को ना बहुत कंफ्यूज करती है। और अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का, अगर तुम 11th-12th में जाकर के बायोलॉजी लेना चाहते हो, तो बेटा ये सेशन मेरा ये तुम्हें बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि 11th-12th में जाकर के तुम्हें एक बार फिर से सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, इनका एडवांस लेवल तुमको पढ़ना होता है। तो एडवांस लेवल को पढ़ाने के लिए टीचर्स तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको इतना बेसिक तो पता ही होगा, लेकिन 10th में क्या होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें 9th में तो पता ही होगा, 9th में तुम पढ़ के आई होंगे 9वीं कक्षा में, तो 10th में जो है ना उड़ा देते हैं। उड़ाना नहीं है बेटा, उड़ाओगे तो नंबर भी उड़ेंगे, कॉन्सेप्ट उड़ेगा, फिर 11th में जाकर के तभी तो सिलेबस इतना भारी लगता है। क्यों? क्योंकि 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं। इसीलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करके क्या कर रही हूँ बेटा, पूरा मैं आपको समझा रही हूँ, वरना इतना कोई बहुत डिफिकल्ट बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक तो छोटा ही है, लेकिन हर एक चीज को डिटेल में समझाने में देखो मुन्नो टाइम तो लग ही जाता है। टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो, तो रूट्स का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है बेटा,
वो स्टेम के जाइलम कंडक्टिंग चैनल से जुड़ा रहेगा। जब ब्रांचेस का लेवल आएगा तो जाइलम कंडक्टिंग चैनल की खुद की क्या होंगी, ब्रांचेस निकल जाएंगे। वो हर ब्रांच क्या होगी, एक शाखा के अंदर जाएगी। शाखा के अंदर जाने के बाद भी क्या होता है, जब लीव्स का लेवल आता है तो वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल जो है ना, उसकी जो ब्रांच गई है उस शाखा में, उस ब्रांच की भी और पतली पतली ब्रांचेस जो हैं निकल जाती है और फिर हर एक पत्ती तक पहुंचती है। कैसे, पिटियोल के थ्रू। पिटियोल के लेवल पर भी क्या होता है, वेन्स आती हैं, तो उन वेन्स के लेवल पर भी क्या होगा, इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच की और पतली पतली ब्रांचेस निकल जाएंगी और वेन्स के अंदर जो ना दौड़ जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी सेल मौजूद होगा ना, यहाँ पर जो भी सेल मौजूद होगा उन सारे सेल्स को पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली लिख दूं कि ये क्या है, रूट्स का जाइलम कंडक्टिंग चैनल, और ये चीज तुमको मुझे इसलिए भी बतानी जरूरी क्योंकि अभी हम समझेंगे कि इन जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी ऊपर कैसे बढ़ता है ना। कोई पंप तो नहीं लगी होती नीचे रूट्स के पास कि टुल्लू पंप लगा करके पानी ऊपर चढ़ा दिया। तो पानी ऊपर कैसे चढ़ता है ये समझाने के लिए, उसे समझाने के लिए भी तुम्हें ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ये हो गया स्टेम का जाइलम कंडक्टिंग चैनल। देखो आपस में जुड़े हुए हैं ना, अलग अलग तो नहीं दिख रहे हैं। फिर इनकी ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है। और ये क्या है, ब्रांच्ड या ब्रांच ऑफ जाइलम कंडक्टिंग चैनल, जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। ये क्या है बेटा, ब्रांच है ना जाइलम कंडक्टिंग चैनल की। इसकी और पतली ब्रांच निकल आ गई है, और पतली ब्रांच है ना, ये और थिन ब्रांच है जो पिटियोल में जा रही है। और वेन्स के लेवल पर क्या होगा, इस पतली ब्रांच की भी और पतली पतली ब्रांचेस निकल आएंगी। क्लियर हुआ मामला बेटा। तो कुछ इस तरीके से रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, उन इन सभी के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है देखो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सबसे पहले प्लांट बॉडी में, टू बी मोर स्पेसिफिक, रूट्स में पानी और मिनरल आयंस आएंगे कैसे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन करती हैं। बट हाउ, सबसे पहले हमें अब्जॉर्प्शन सीखना होगा। जब हम अब्जॉर्प्शन सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा रूट्स में पानी आया कैसे। और जब रूट्स में पानी आ जाएगा तब अपन समझेंगे कि रूट से पानी फिर ऊपर कैसे पहुंचेगा, पंप कैसे किया जाएगा पानी को ऊपर। ठीक है, चलो तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस। ठीक है, चलो अब यहां देखो, सबसे पहले यहां पर हम रूट्स बना लेते हैं। ज्यादा मोटी बन गई क्या, हाँ। देखो बेटा, मैं ना तुमको एक रूट की कहानी बता रही हूं। जो एक रूट की कहानी है ना, वही कहानी बाकी रूट्स की भी होगी। ठीक है, तो ये एक रूट है। अच्छा, रूट पर क्या होते हैं बेटा, कोई मुझे बता सकता है। रूट पर होते हैं रूट हेयर। अब आप बोलोगे कि मैम ये रूट हेयर कहाँ से आ गए। देखो, जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी पर स्किन की कवरिंग होती है ना, नाखूनों के नीचे से लेकर के स्कैल्प तक, टो तक, हर जगह क्या होती है, स्किन होती है। ठीक वैसे ही प्लांट बॉडी के ऊपर भी बेटा एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन, वैसी प्लांट बॉडी के ऊपर होती है एपिडर्मिस। तो रूट्स पर, स्टेम पर, लीव्स पर, है ना, लीफ पर भी अपन ने पढ़ा है कि लीफ के दो सरफेसेस होते हैं। तो ऊपर वाले सरफेस पर अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस। याद आया कि नहीं आया। तो एंटायर बेटा प्लांट बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स के ऊपर भी क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। चलो बना देते हैं, ये बन गई रूट्स की एपिडर्मिस। दिख रही है मुन्नो, ये है रूट्स की एपिडर्मिस। अब क्या होता है बेटा, रूट्स के कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। मेरी बात को समझना, रूट के ये एपिडर्मिस आपको दिख रही है, ये रूट की एपिडर्मिस आपको दिख रही है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है भाई, जो लेयर है वो सेल्स की बनी होगी ना, उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल। तो ये रूट की एपिडर्मिस है जो बनी हुई है एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, अब कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं बेटा वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं लाइक दिस। ये देखो, ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं ये।
एक और बनाती हूँ। रूट के एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, यानी कि रूट एपिडर्मल सेल्स कुछ इस तरीके से ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं, या लाइक दिस। तो आपको ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस दिखने लग जाते हैं रूट के ऊपर। जैसे कि ठंड के मौसम में गाजर आती है, गाजर कभी छीली है आपने या कभी देखी है? गाजर के ऊपर किस तरीके से ऐसे रेशे रेशे से होते हैं ना, ऐसे गोल्डन गोल्डन ब्राउन ब्राउन के कलर के। तो वो जो रेशे होते हैं बेटा, गाजर क्या है? रूट ही तो है। और उसके ऊपर जो ऐसे रेशे लगे रहते हैं ना गोल्डन या ब्राउन कलर के, बेटा वो रेशे क्या होते हैं? वो रूट हेयर ही तो होते हैं। रूट हेयर कहाँ से आते हैं? तो वो एक्चुअली प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसके कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं बेटा, वही ऐसे जो है ना ऐसे बाहर निकल आते हैं, मतलब वो एक्सटेंशंस बेसिकली होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? रूट एपिडर्मिस के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उन्हीं के एक्सटेंशंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये देखो लाइक दिस। यहाँ पर भी एक इस साइड भी बना देती हूँ, तो ये बन गया रूट हेयर। ठीक है, तो अब आपको पूरा किस्सा समझ में आया। ये रूट है, ये रूट की एपिडर्मिस है, रूट की, ऊपर लिखती हूँ, रूट की एपिडर्मिस। ठीक है, ये सब क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। और ये कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे जो है ना ऐसे प्रोजेक्शंस बना लेते हैं अपने, मतलब कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने साइटोप्लाज्म को जो है ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे निकाल देते हैं, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, है ना। सो दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या है बेटा? एक्चुअली कुछ नहीं, बस रूट के एपिडर्मिस के कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं जो कुछ इस तरीके से लंबे लंबे से हो जाते हैं, अपना साइटोप्लाज्मिक जो है एक्सटेंशन बना लेते हैं। तो रूट एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रूट हेयर बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? रूट हेयर है। आई बात समझ में? दीज आर रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। बाहर क्या है? बाहर मिट्टी है। चलो अपन सबसे पहले काम करते हैं, मिट्टी बना लेते हैं, है ना, या वो छोड़ो। बाहर मिट्टी है, मिट्टी में क्या है? पानी है। ये देखो पानी, और मिनरल आयंस भी हैं। अरे मिनरल आयंस मुझे रेड कलर से चाहिए भाई। हाँ, तो ये रूट, और बेटा रूट हेयर कहाँ है? मिट्टी के अंदर है ना बेटा। जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी में ही होती है। मिट्टी में क्या है? पानी है, और पानी के साथ साथ क्या है? मिनरल आयंस है। अब तुमको ऐसा दिख रहा होगा कि मैम देखो ये जो रूट हेयर है ना, देखो जो एक रूट हेयर की कहानी है बेटा, वही कहानी बाकी रूट हेयर की भी है ना, वो कहानी बाकी रूट की भी है। तो ये मत समझना कि मैम एक के बारे में आपने बताया, बाकियों का क्या होगा? अरे बाकियों का भी यही होगा। तो मिट्टी में आपको पानी दिख रहा है, मिनरल आयंस दिख रहे हैं। ना सिर्फ मिट्टी में, यानी कि रूट हेयर के बाहर पानी और मिनरल आयंस होते हैं, बल्कि रूट हेयर के अंदर भी पानी और मिनरल आयंस होते हैं। अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैम सिर्फ बाहर ही है पानी और मिनरल आयंस, नहीं, अंदर भी होते हैं पानी और मिनरल आयंस। रूट हेयर के अंदर भी हैं पानी और मिनरल आयंस, और रूट हेयर के बाहर जो मिट्टी है उसमें भी पानी और मिनरल आयंस है। और अभी क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है, बट डिफ्यूजन जो है होता रहता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जितना पानी रूट हेयर के अंदर उतना ही पानी रूट हेयर के बाहर भी मिट्टी में, जितने मिनरल आयंस रूट हेयर के अंदर उतने ही मिनरल आयंस रूट हेयर के बाहर सॉइल में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये सब क्या है? पानी एंड मिनरल आयंस। तो बेटा प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि जितना पानी और मिनरल आयंस मिट्टी में है उतना ही पानी रूट हेयर के अंदर भी है। अब क्या होता है? अब ये जो रूट हेयर है ये बोलता है कि अरे यार मतलब ठीक है पानी है हमारे अंदर, बाहर भी है, लेकिन हमें तो और पानी चाहिए। भाई सबको कहीं ना कहीं देखो चीज़ों की लालच तो होती है। अब मान लो कि कल को जाकर कि जो ना तुम्हें पढ़ाई लिखाई हो गई, अच्छी नौकरी लग गई, है ना, तुम्हारा 1 करोड़ का पैकेज हो गया। अब तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज तुम्हारा हुआ, उसके बाद भी तुम्हें लगा कि अरे यार चलो 2 साल हमने इस कंपनी में काम कर लिया है, अब जो है ना अब 1 करोड़ जो है ना वो भी कम लगने लगे तुम्हें। तो अब तुम क्या करोगे? तुम स्विच करोगे ताकि तुम्हें और अच्छा बड़ा पैकेज मिले, है ना।
तो लालच बेटा सबको होती है। तो ये जो रूट हेयर है इनको भी लगेगा कि यार चलो ठीक है हमारे अंदर भी पानी है, लेकिन हमको और पानी चाहिए है, और पानी कहाँ से लिया जाए। तो रूट हेयर बोलते हैं कि यार हमारे आसपास जो बाहर मिट्टी पड़ी हुई है उसमें पानी है, क्यों ना मिट्टी का पानी हम अपने अंदर लेकर के आ जाएं। रूट हेयर को और पानी चाहिए बेटा अपने अंदर, तो वो सोचते हैं कि यार मिट्टी में जो पानी पड़ा है ना उसको हम अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी में जो पानी पड़ा हुआ है वो इतने आसानी से रूट हेयर के अंदर नहीं आएगा। क्यों? मैंने क्या बोला, इस समय कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है। मैं क्या करूं बेटा, मेरी बातों को ध्यान से समझते जाओ। जितना पानी और जितना मिनरल आयन रूट हेयर के अंदर है, एग्जैक्टली उतना ही पानी और मिनरल आयन रूट हेयर के बाहर भी है मिट्टी में। लेकिन रूट हेयर चाहते हैं कि उनके अंदर और पानी आ जाए बाहर से, लेकिन मिट्टी का पानी इतने आसानी से तो आने नहीं वाला अंदर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अभी पानी का बराबर बराबर है ना। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ने के लिए पता है रूट हेयर क्या करते हैं? रूट हेयर ये करते हैं कि एनर्जी खर्च करके मिट्टी से मिनरल आयंस को वो अपने अंदर ले आते हैं, एक्टिवली अब्सॉर्ब कर लेते हैं बेटा रूट हेयर मिनरल आयंस को। एक्टिव अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? एनर्जी खर्च करके मिनरल आयंस रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल से नहीं, मिनरल आयंस नहीं, रूट हेयर क्या करते हैं, एनर्जी का खर्च करके, रूट हेयर एनर्जी का खर्च करके मिनरल आयंस को मिट्टी से अपने अंदर ले आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लाना तो पानी था अंदर, ये मिनरल आयंस पर काहे को एनर्जी खर्च करी? भाई खर्च करनी थी एनर्जी तो पानी के ऊपर करते, पानी को जो ना एनर्जी को मतलब पानी को अंदर लेकर के आते एनर्जी खर्च करके। मिनरल आयंस को क्यों लेकर के आ गए? क्योंकि बेटा पता है मिनरल आयंस को अगर ले आए ना रूट हेयर अपने अंदर तो पानी अपने आप अंदर आ जाएगा। क्यों? 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट तो एक सॉल्वेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बचपन में 9th में कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और दोनों जो है बिल्कुल मियाँ बीवी जैसे होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा बिल्कुल मियाँ बीवी जैसे होते हैं, एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट। कि अगर वाइफ बोलेगी कि देखो जी आज जो है ना बाई नहीं आई है, मतलब कल बाई नहीं आएगी तो आज खाना अपन बाहर खाएंगे, तो मियाँ बोलेंगे कि नहीं आज तो मेरा पेट खराब है, आज तो खाना घर पे ही खाएंगे। और अगर किसी दिन हस्बैंड का मूड हो कि चलो यार आज कहीं बाहर जाके डिनर करते, तो वाइफ बोलेगी नहीं आज तो मैंने घर पे खाना बना दिया, आज तो खाना घर पे ही खाएंगे। तो बिल्कुल ऑपोजिट। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल उल्टा जाते हैं एक दूसरे के। यानी कि अगर जिस सोल्यूशन में, सुनो मेरी बात, जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पर सॉल्वेंट कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला? उल्टा चलता है इनका, कि अगर एक कंपोनेंट ज्यादा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वहां पर सॉल्वेंट कम हो जाएगा, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा चलता है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो अपन मिनरल आयंस एंड वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा, इस केस में जो पानी है, पानी तो तुमको पता ही है, बचपन में पढ़ के आ रहे हो कि पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इस केस में पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और मिनरल आयंस क्या है, मिनरल आयंस सॉल्यूट है। मिट्टी में और रूट हेयर के अंदर जो पानी है वो सॉल्वेंट, और जो मिनरल आयंस है वो क्या है, सॉल्यूट है। इनिशियली क्या था, दोनों जगह पानी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर था, दोनों जगह मिनरल आयंस का भी कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि जो रूट हेयर था, ये जो रूट हेयर था, अरे बनेगा नहीं अभी जल्दी से, ये बन जाओ यार, हाँ ये ले, ये जो रूट हेयर है बेटा, इसने क्या करा, ये जो रूट हेयर है इसने क्या करा, एक्टिवली मिनरल आयंस को ये मिट्टी से अपने अंदर ले आया। यानी कि बाहर थे मिनरल आयंस, इसने एनर्जी खर्च करके क्या करा, मिनरल आयंस को ये अपने अंदर ले आया। और पानी भी चलो बना देते हैं, ये लो। यानी कि अब रूट हेयर के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है। बेटा मैंने क्या समझा था तुमको, रूट हेयर के अंदर भी पानी, मिट्टी में भी पानी, रूट हेयर के अंदर भी मिनरल आयंस, मिट्टी में भी मिनरल आयंस, मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो मिट्टी में भी है और रूट हेयर के अंदर भी है। लेकिन फिर क्या हुआ, रूट हेयर ने अपना दिमाग लगा करके एनर्जी खर्च करके मिट्टी से मिनरल आयंस को क्या करा, अपने अंदर ले लिया। यानी कि अब रूट हेयर में बेटा मिनरल आयंस
ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? भाई कोई चीज अंदर से, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो अंदर उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। तो रूट हेयर के अंदर क्या हुआ, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। इसका मतलब क्या, अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट कम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऑपोजिट। तो रूट हेयर में क्या हुआ, रूट हेयर में बेटा मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि रूट हेयर ने एनर्जी खर्च करके मिट्टी से मिनरल आयंस को अपने अंदर ले लिया, तो इसलिए रूट हेयर में मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और अगर मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसका मतलब क्या, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सिमिलरली मिट्टी के जो मिनरल आयंस है बेटा, वो तो चले गए कहाँ, रूट हेयर के अंदर। इसका मतलब है कि मिट्टी में मिनरल आयंस कम हो गए। मिट्टी में मिनरल आयंस क्या हो गए, कम हो गए। और अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है, बेटा यहाँ पर पानी क्या है, सॉल्वेंट, और मिनरल आयंस क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो जाता है तो सॉल्वेंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? इसका मतलब मिट्टी में, क्योंकि मिनरल आयंस कम हो चुके हैं, क्योंकि मिनरल आयंस ना रूट हेयर के अंदर जा चुके हैं, तो क्योंकि मिट्टी में मिनरल आयंस कम हो चुके हैं, इसका मतलब है कि मिट्टी में पानी बढ़ चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जिस भी बेटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा तो वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यदि सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वहां पर सॉल्वेंट कम हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ था, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट मिट्टी के अंदर, रूट हेयर के अंदर सब बराबर बराबर था इनिशियली। रूट हेयर ने क्या करा, अपना दिमाग लगा करके एनर्जी खर्च करके सॉइल के मिनरल आयंस को वो अपने अंदर ले आया, यानी कि रूट हेयर के अंदर मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। कहाँ, रूट हेयर के अंदर। तो सॉल्वेंट अपने आप कम हो जाएगा ना, मतलब पानी यहाँ पर कम हो जाएगा। मिट्टी के मिनरल आयंस चले गए रूट हेयर के अंदर, यानी कि मिट्टी में मिनरल आयंस कम हो गए, सॉल्यूट कम हो गया, मतलब कि सॉल्वेंट यहाँ पर बढ़ गया, पानी बढ़ गया। अब मिट्टी में जो पानी है वो बोलेगा कि मैं तो जहां पर हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जो अंदर रूट हेयर है, सामने रूट हेयर में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाऊंगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया बेटा, डिफरेंस स्टेब्लिश हो गया। सब किसके कारण? इस रूट हेयर के कारण। इसने पूरा अपना षड्यंत्र लगा दिया कि ओहो हो, मैं क्या करूंगा, मैं ना एनर्जी खर्च करूंगा, और एनर्जी खर्च करके मिट्टी से जो है मिनरल आयंस को अपने अंदर ले लूंगा। यानी कि अगर मेरे अंदर मिनरल आयंस आ गए, मतलब मेरे अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब मेरे अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। मिट्टी से मिनरल आयंस अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, मिट्टी के मिनरल आयंस कम हो जाएंगे, मतलब कि सॉल्यूट वहां पर कम हो जाएगा और सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। तो मिट्टी का जो पानी होगा वो बोलेगा कि अरे अरे मैं तो जहां पर हूँ वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सामने मतलब कि रूट हेयर में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या बेटा, मिट्टी में जो पानी है वो कहाँ आ जाएगा, अब रूट हेयर के अंदर, यानी कि ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में कि पानी का जो अब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, रूट्स करते हैं, रूट हेयर करते हैं, पर कैसे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? बच्चे लिख करके आते हैं वहां पर एक्टिव अब्जॉर्प्शन। अरे बेटा एक्टिव अब्जॉर्प्शन पानी का नहीं हुआ है, एनर्जी खर्च करके रूट हेयर ने मिनरल आयंस को वो लेकर के आए थे अपने अंदर। एनर्जी किसको अंदर लाने के चक्कर में जरा मिनरल आयंस ने खर्च करी थी, उल्टा बोल दिया। मेरी बात समझो बेटा, सवाल क्या आता है बोर्ड एग्जाम में कि पानी का जो अब्जॉर्प्शन है बाय रूट या रूट हेयर वो कैसे होता है? उसका सही जवाब होता है ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है मिट्टी के अंदर आता है, रूट हेयर्स के अंदर मिट्टी, रूट हेयर्स के अंदर, रूट के अंदर पानी जो है ना मिट्टी से आता है ऑस्मोसिस से। लेकिन बच्चे वहां पर लिख करके आते हैं एक्टिव अब्जॉर्प्शन। क्यों बेटा? एक्टिव अब्जॉर्प्शन तो मिनरल आयंस का किया गया था, रूट हेयर ने एनर्जी खर्च किस पर करी थी, मिनरल आयंस पर, कि मिनरल आयंस को उन्होंने क्या करा था, एक्टिवली अब्सॉर्ब करा था, एनर्जी खर्च करके रूट हेयर मिनरल आयंस को अपने अंदर लेकर के आए थे। लेकिन पानी रूट हेयर के अंदर कैसे आया? पानी बेटा रूट हेयर के अंदर पानी आया है मिट्टी से ऑस्मोसिस के थ्रू। एक्टिव अब्सॉर्प्शन मिनरल आयंस का किया था, पानी का नहीं किया गया था। पानी आता है अंदर कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में
लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, कृपया करके वो मत लिखना एक्टिव अब्जॉर्प्शन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयंस का, यहाँ पर हो रही है ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस से क्या होगा? ऑस्मोसिस से पानी आ जाएगा ना, पानी आ जाएगा रूट्स के अंदर, रूट हेयर में। और यही तो रूट हेयर का षड्यंत्र था, यही तो रूट हेयर का षड्यंत्र था कि मैं अपने अंदर यदि मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लूं तो पानी खुद ब खुद चल करके आएगा अंदर, मिट्टी से मेरे अंदर, मतलब कि रूट हेयर में, रूट्स में। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा पानी को अंदर लाने के लिए, अपने आप आएगा ऑस्मोसिस से। कैसे? बस एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और मिनरल आयंस को बाहर से अंदर लेकर के आना पड़ेगा, मिट्टी से। कहाँ? रूट हेयर के अंदर। ठीक है, चल। तो बेटा इतना पल्ले पड़ गया। तो कुल मिलाकर के तुम्हें समझ में आ गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था। हमें यह समझना था कि भैया पानी और मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे जो है ना मिट्टी से मिनरल आयंस और पानी आते हैं रूट के अंदर, तो वैसे आते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन उसके पहले एक्टिव अब्जॉर्प्शन होगा मिनरल आयंस का, फॉलोड बाय ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली देखो पानी आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, स्टेप्स लिख दूं कि सबसे पहले क्या हुआ? अरे तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया बेटा। एक्टिव absorption of mineral ions by root hair from soil। एक्टिव अब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? एनर्जी खर्च करके जो है ना मिनरल आयंस को अंदर लेकर के आया गया है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? फॉलोड बाय ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम सॉइल से कहां? रूट्स में, है ना? मिट्टी से पानी कहां आ जाएगा बेटा? रूट्स में आ जाएगा। ठीक है, चल। अब मिट्टी का जो पानी है बेटा प्लस जो मिनरल आयंस हैं वो आ चुके हैं कहाँ? रूट्स के अंदर। अब रूट्स के अंदर क्या होगा फिर? अरे ये देखो ना, सपोज यहाँ पर है, ये पानी यहाँ पर है, ठीक है, और ये देखो मिनरल आयंस हैं, ये मिनरल आयंस हैं। तो रूट्स में आ चुका है ना पानी और मिनरल आयंस। अब ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे रूट के जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, आ जाओ ड्रॉ करते हैं। ये रूट और बेटा कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी मैं। ठीक है, देखो ये क्या है? ये है, मतलब देखो मैंने स्टेम और रूट का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है बेटा, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि आपस में क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है ना, रूट और स्टेम, और मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल होता है बेटा वो सब आपस में से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नहीं बनाया है, यहाँ पे मैंने सबको जोड़ दिया है। ठीक है, इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा और कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि अब ये ब्रांच में भी जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। आ जाओ, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच हो गई और ये पत्ती निकल आई। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी ब्रांच निकलेगी जो ऐसे जाएगी, इसकी ब्रांच निकलेगी जो ऐसे जाएगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है ना तुमको? ये पूरा अपन ने क्या बना दिया है?
जाइलम कंडक्टिंग चैनल बना दिया है ना, रूट्स का, स्टेम का, ये ब्रांच इसकी बन गई है ना, स्टेम की ब्रांच में आ गया जाइलम कंडक्टिंग चैनल का एक ब्रांच, ठीक है, एक इसमें आ गया, लीफ में आ गया, है ना, ये पूरा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो, तो ये क्या है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। अब क्या हुआ, रूट्स में पानी और मिनरल आयंस आ गए, ये देखो ये आ गया यहाँ पर पानी और ये आ गए मिनरल आयंस, ठीक है, अब्जॉर्प्शन हो गया इनका। अब क्या होगा, ये रूट्स में जो पानी और जो मिनरल आयंस आए बेटा, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, ठीक है। तो ये देखो ये आ गए जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इनका मूवमेंट कहाँ हुआ, रूट्स से, यहाँ पे मैं लिख दूँ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस from roots to xylem conducting channel, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर पानी और मिनरल आयंस आ गए, मतलब एक बार में मान लो कि एक बार में रूट्स ने क्या करा, पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब करा मिट्टी से, है ना, वो पानी और मिनरल आयंस फिर क्या हुए, ऊपर की तरफ बढ़े और कहाँ आ गए, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आ गए। अब तुम्हें क्या लगता है, रूट्स रुक जाएंगी क्या वहीं के वहीं, कि रूट्स बोलेंगे कि भाई थक गए भैया, अब हमसे और पानी और मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा क्या, बेटा रूट्स का काम है लगातार मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो एक बार जो पानी और जो मिनरल आयंस आए हैं ना रूट्स के अंदर, केवल उनसे पेट नहीं भरने वाला, मान लो कि पेड़ हो रहा है कौन सा, यूकेलिप्टस का, तो बस एक बार में जो पानी और मिनरल आयंस आ जाएंगे रूट हेयर के अंदर या रूट्स में, वो उतना सफिशिएंट होगा क्या, नहीं, लगातार रूट्स मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस अब्जॉर्ब करती रहेंगी। तो सपोज ये क्या था बेटा, ये था फर्स्ट बैच, ये था फर्स्ट बैच ऑफ पानी एंड मिनरल आयंस जो कि रूट्स ने अब्जॉर्ब करा था। अब क्या होगा, रूट्स और पानी और मिनरल आयंस अब्जॉर्ब करेंगी मिट्टी से। तो देखो ये आ गया क्या, इसको मैं हटा देती हूं, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या, नेक्स्ट बेटा बैच आ गया पानी और मिनरल आयंस का, ये नेक्स्ट बैच आ गया पानी और मिनरल आयंस का, अरे हटो ना, ये फर्स्ट बैच था पानी और मिनरल आयंस का जो पहले रूट्स पे आया और रूट से कहाँ गया, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आ गया, ठीक है। अब जो ये आया है बेटा, ये है सेकेंड बैच ऑफ वाटर और मिनरल आयंस जो कि रूट्स ने क्या करा है, मिट्टी से अब्जॉर्ब करा है। अब ये जो बेटा दूसरा बैच आया है पानी और मिनरल्स का, तुम्हें क्या लगता है ये यही रहेगा क्या, अरे ये भी तो बोलेगा ना कि भैया हम भी तो पानी और मिनरल्स हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। लेकिन जाइलम कंडक्टिंग चैनल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहला वाला बैच बैठा हुआ है। तो अब ये जो दूसरा बैच आएगा ना बेटा, ये पता है क्या करेगा, ये पहले वाले बैच को पुश करेगा कि तुम लोग ऊपर जाओ, एक प्रेशर लगाने वाला है बेटा। ये जो सेकेंड बैच आया ना पानी और मिनरल आयंस का, ये दूसरा जो बैच है पानी और मिनरल आयंस का बेटा, ये पहले वाले बैच के पानी और मिनरल आयंस के ऊपर एक फोर्स लगाने वाला है, एक प्रेशर लगाने वाला है, जिसके कारण क्या होगा, ये वाला बैच ऊपर उठेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक बेंच पर लगी हुई है बेटा, मैं ऐसे बैठी हुई बिल्कुल मस्त फैल के, या मैं बैठी हूँ, मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई है, अब कोई तीसरा इंसान आया इस बेंच पे बैठने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम खिसकेंगे ना, अपने मर्जी से खिसकेंगे क्या, नहीं। जब वो इंसान हम लोग को आकर के घूरेगा कि 10 लोगों की बेंच पर जो है 2 लोग पसरे पड़े हुए हैं, हटो यहाँ से, खिसको यहाँ से, तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, एक फोर्स पड़ेगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, मैं और मेरी फ्रेंड खिसक जाएंगे ताकि वो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आकर के बैठे। फिर क्या होगा, एक चौथा इंसान भी आकर के बैठना चाहेगा बेंच पे, तो फिर क्या होगा, उसके कारण हम लोग अपनी जगह से खिसकेंगे। तो हम खिसकेंगे तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जगह खाली होगी तो उसकी जगह पे चौथा व्यक्ति भी आकर के बैठेगा।
आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं, और जो जगह खाली हो रही है वहां पर नए नए इंसान आकर के बैठते जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जो पहला बैच आया था पानी और मिनरल आयंस का, उसको धक्का दिया जाएगा, उसके ऊपर एक प्रेशर लगाया जाएगा जिससे कि वो ऊपर उठे। तो जब वो ऊपर उठेगा बेटा, तो उसकी जगह पे जो सेकेंड बैच आया है पानी और मिनरल आयंस का, वो आ पाएगा उसकी जगह। तो जगह बनानी पड़ेगी ना बेटा, जगह तो बनाने से बनती है। कैसे बनती है? कि हम खिसकते जाते हैं और जो जगह खाली होती जाती है वहां पर कोई और आकर के बैठता जाता है। तो जो सेकंड बैच आया पानी और मिनरल आयंस का, वो बोलेगा कि देखो भैया तुम ऊपर उठो, चलो ऊपर उठो। जब तुम्हारी जगह खाली होगी ना, तब हम तुम्हारी जगह पे आ पाएंगे। अब क्या होगा? ये जो पहला बैच है बेटा, ये आ जाएगा ऊपर, और इसकी जगह पे क्या होगा? सेकंड बैच आ जाएगा पानी और मिनरल आयंस का। अब क्या होगा? तीसरा बैच आएगा पानी और मिनरल आयंस का। रूट्स रुकती नहीं है, वो लगातार क्या करती है बेटा? पानी और मिनरल आयंस को अब्सॉर्ब करती रहती हैं। अब तीसरा बैच आएगा पानी और मिनरल आयंस का, वो बोलेगा किससे? सेकंड बैच के वाटर मॉलिक्यूल्स और आयन से, कि देखो भैया ऊपर उठो, ऊपर उठो। हमें भी कहाँ आना है? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आना है बेटा। हर एक वाटर मॉलिक्यूल, हर एक मिनरल का सपना होता है कि जैसे वो मिट्टी से रूट्स में आए, वो रूट्स से कहाँ चला जाए? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। लेकिन जाइलम कंडक्टिंग चैनल में क्या है बेटा? पुराने जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं। तो उन पुराने खिलाड़ियों को, मतलब कि पुराने वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल आयंस को एक पुश मारा जाएगा, एक उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ताकि वो आगे बढ़े। आगे कहाँ? ऊपर बढ़े, ताकि उनकी जो नीचे की जगह है वो खाली और वहां पर नया बैच आ सके पानी और मिनरल आयंस का। तो ये जो बेटा प्रेशर लग रहा है पानी और मिनरल आयंस के ऊपर, जो नया नया बैच आकर के लगा रहा है ना पुराने बैच के ऊपर प्रेशर रूट्स में, इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर वो प्रेशर है जो नया वाला बैच पानी और मिनरल आयंस का पुराने वाले बैच के ऊपर लगाता है, ताकि वो पुराना जो बैच है पानी और मिनरल आयंस का, वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आगे बढ़े, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़े, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़े। आप बोलोगे कि इससे होगा क्या? बेटा इससे होने ये वाला है कि इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ना एक वाटर कॉलम बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एक वाटर कॉलम बनने वाला है ना। देखो यहाँ भी पानी आ जाएगा, है ना, यहाँ भी मिनरल आयंस आ जाएंगे, है ना, ये पानी और जो है ना रूट प्रेशर लगेगा, क्योंकि रूट्स जो है वो तो लगातार पानी और मिनरल आयंस को क्या कर रही हैं? अब्सॉर्ब कर ही रही हैं, कर ही रही हैं, कर ही रहेंगे। तो नया नया जो बैच है पानी और मिनरल आयंस का, वो आता जाएगा, बैचेस आते जाएंगे, और पुराने वाले बैचेस के ऊपर जो है ना प्रेशर लगता जाएगा, रूट प्रेशर लगता जाएगा, जिसके कारण जो पुराना बैच है ना मिनरल आयंस और पानी का, वो जो है बैच, वो जो मॉलिक्यूल्स है बेटा बेसिकली क्या होंगे? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे बढ़ रहे हैं, ये देखो, ये बढ़ते जा रहे हैं बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में एक वाटर कॉलम बन गया, वाटर कॉलम। और ये वाटर कॉलम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, रस्सी के जैसे स्ट्रॉन्ग होता है। और यही वाटर कॉलम क्या होता है बेटा? ऐसे आगे 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 ऐसे बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो पानी है वो रूट से अल्टीमेटली क्या होता है? देखो पत्ती तक पहुंच जाएगा। ठीक है, रूट से क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली वो पत्तियों तक, ये देखो ऐसे पहुंच जाएगा। ये तो एक तरीका समझ में आया। हम कहाँ थे? हम इस बात पर थे कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि पानी और मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। वो हमने सुन लिया कि मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव अब्जॉर्प्शन से, और पानी तो जो है ना बेटा ऑस्मोसिस से आ ही जाएगा, है ना। यानी कि हमने ये समझ लिया कि रूट्स में पानी और मिनरल आयंस कैसे आते हैं। अब सवाल ये है कि ये पानी और मिनरल आयंस रूट्स से पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पहले ही समझ लिया था कि भैया जाइलम कंडक्टिंग चैनल होता है ना, रूट्स का, स्टेम का, ब्रांचेस का, लीव्स का, सारे जो बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी के, उनमें जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो सब क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। तो रूट्स में जो पानी और जो मिनरल आयंस आ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं बेटा? वो जाते हैं इसी जाइलम कंडक्टिंग चैनल के अंदर। ठीक है,
फिर क्या होता है, नया बैच आता है पानी और मिनरल आयंस को, क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो होता ही रहता है रूट्स के द्वारा पानी और मिनरल आयंस का, ठीक है। तो जो सेकंड बैच आता है वो क्या करता है, पहले वाले बैच के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी है, जो मिनरल आयंस है बेटा, वो आगे बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़े। तो उनकी जगह पर जो खाली होगी ना, वहां पर सेकेंड बैच आ जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड बैच आएगा। थर्ड बैच क्या करेगा, पुराने 2 बैचेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ताकि उस प्रेशर से क्या हो, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी और मिनरल आयंस और आगे बढ़े, ऊपर उठे। सवाल तो ये ना कि मिट्टी में आ गए पानी और मिनरल आयंस, लेकिन वो अब वो ऊपर कैसे बढ़ेंगे, पंप लगाएंगे क्या, पंप नहीं लगाएंगे बेटा। ये रूट प्रेशर होता है रिस्पॉन्सिबल पानी को जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर उठाने के लिए। ये रूट प्रेशर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो प्रेशर है जो पानी और मिनरल आयंस लगाएंगे दूसरे पानी और मिनरल आयंस के ऊपर इन द जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ताकि वो आगे बढ़े, उनका अपवर्ड मूवमेंट हो और क्या बन सके, वाटर कॉलम बन सके जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। फिर क्या होगा, नए नए बैचेस आते जाएंगे, जो पुराने बैचेस हैं उनके ऊपर प्रेशर लगता जाएगा, रूट प्रेशर लगता जाएगा। तो ये जो वाटर कॉलम है ना बेटा जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, ये ऊपर 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 ऐसे उठता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, पानी रूट्स से स्टेम्स तक पहुंचेगा, स्टेम से ब्रांचेस तक, ब्रांचेस से पत्तियों तक। तो पानी को रूट्स से या पानी और मिनरल आयंस को जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए पहला जो फोर्स है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट प्रेशर। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी है और जो मिनरल आयंस हैं, ठीक है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी और जो मिनरल आयंस हैं, उनको ऊपर की तरफ या उनका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव, उनका मूवमेंट करवाने के लिए पहला कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट प्रेशर। कौन सा होता है बेटा रिस्पॉन्सिबल, रूट प्रेशर। अब आप बोलोगे मैम आप पहला बोल रही हो, इसका मतलब कोई दूसरा भी होता होगा। ऑफ कोर्स होता है, वो होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी को बेटा नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है ना, कि पानी नीचे है और जो नीचे पानी है वो क्या कर रहा है, मिनरल आयंस को, मतलब सपोज मैं क्या हूँ, नया पानी और नया मिनरल आयन हूँ, ऊपर मेरे क्या है, पुराना पानी और मिनरल आयन है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वालों को धक्का दूंगी कि अरे ऊपर बढ़ो यार। जब तुम हटोगे, ऊपर जाओगे, जो तुम्हारी जगह है वो खाली होगी और वहां पर आकर के हम बैठ पाएंगे। तो नीचे से क्या हो रहा है बेटा, पानी को धक्का दिया जा रहा है, लेकिन ये जो धक्का दिया जा रहा है, मतलब ये जो रूट प्रेशर है, क्या ये इनफ है लंबे लंबे पेड़ों की पत्तियों तक जो है ना पानी पहुंचाने के लिए? नहीं। जो छोटे पौधे होते हैं ना बेटा, उनमें रूट प्रेशर, मतलब जिनकी हाइट कम होती है इतने से, उनमें रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है पानी को, पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पानी और मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बेटा, उनमें रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है। सिर्फ रूट प्रेशर वहां पर सफिशिएंट नहीं होगा, वहां पर कुछ और भी चाहिए होगा, जिससे कि पानी और ऊंचाई तक उठे ऊपर जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। मतलब ये जो वाटर कॉलम बन जाता है ना बेटा जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, उसको और ऊपर उठाने के लिए एक और तरह का फोर्स चाहिए होता है, जो हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पानी एंड मिनरल आयंस फ्रॉम रूट्स टू जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। और यहां पर अपन ने क्या पढ़ा, रूट प्रेशर पढ़ लिया। अब यहां पर मैं एक और पॉइंट लिख देती हूं कि जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर क्या करेगा, इससे होता क्या है बेटा, रूट प्रेशर से वाटर एंड मिनरल्स का, या बोल सकते हो कि वाटर कॉलम का मूवमेंट होता है in upwards direction, in upwards direction, कहाँ, inside xylem conducting channel, है ना, xylem conducting चैनल में वाटर कॉलम का या पानी और मिनरल आयंस का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। बट ये
जो छोटे हाइट वाले प्लांट्स हैं उनमें पर्याप्त है, लेकिन जो बड़े हाइट वाले जो पेड़ हैं उनमें पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी चाहिए होता है। कुछ और क्या होता है? कुछ और होता है मुन्नो, ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशनल पुल। अब आप बोलोगे कि मैम ये इंस्पिरेशनल सुना था, लेकिन ये ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? बचपन में, कितने बचपन में, अभी 2-3 महीने पुरानी बात है बेटा, ट्रांसपिरेशन समझाया है मैंने कि नहीं समझाया है? कि जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है? प्लांट बॉडी का, तुमको पता है प्लांट बॉडी जो होती है बेटा वो बहुत पानी अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जितना भी पानी रूट्स द्वारा अब्जॉर्ब किया गया है, प्लांट बॉडी में आया है पानी, उसका केवल 1 से 2% तक जो है बेटा प्लांट क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो पानी आ रहा होता है वो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू उनकी बॉडी से उड़ जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो वही बात हो गई कि हम जो है ना भर करके लेके आए थे 10 बाल्टी पानी, लेकिन मम्मी ने इस्तेमाल करा केवल 1 बाल्टी पानी, 9 बाल्टी पानी वेस्ट हो गया, मम्मी ने क्या करा? बहा दिया। हाँ, ऐसा ही होता है प्लांट में, लिटरली ऐसा ही होता है कि जितना भी पानी प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, जड़ें अब्जॉर्ब करती हैं, जितना भी पानी प्लांट बॉडी में होता है, तुम कहाँ से आ गए, उसमें से केवल 1 से 2% जो है प्लांट्स अपनी बॉडी में उसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी पानी ट्रांसपिरेशन से उड़ा दिया जाता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अपन पढ़ चुके हैं कि लीव्स के सरफेस पर क्या लगे होते हैं? स्टोमेटा लगे होते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है? प्लांट बॉडी का जो पानी होता है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ता जाता है, बाहर निकलता जाता है बेटा, इवेपोरेट हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आई बात समझ में? अब देखो हुआ क्या, मान लो ये स्टोमेटा है, ये जो तुमको वाइट वाइट दिख रहे हैं ये चलो यहाँ बना देती हूँ मैं, आओ 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 मन्नो आओ। ये लीफ है, ये मिडरिप है, ये वेन है, ठीक है, और ये स्टोमेटा है। और मिडरिप में और वेन में तुमको पता है क्या होगा? वही जाइलम कंडक्टिंग चैनल चलेगा, है ना? कौन से कलर से बनाऊं भैया, कलर की बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ये देखो, ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल चल रहा है मिडरिप में, है ना? मिडरिप में और वेन्स में आप देख सकते हो कि ये क्या है? जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांचेज हैं बेटा, जो मिडरिप में और ये वेन्स में चल रही हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इन सब के अंदर बेटा पानी भरा हुआ है ना भाई। ये जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल की जो ब्रांचेज हैं इनमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, लाइक दिस, है ना? और ये थोड़े बहुत मिनरल आयंस भी हैं, लाइक दिस। अब क्या हुआ? ये दिख रहा है तुमको स्टोमेटा, ये दिख रहा है स्टोमेटा। इनसे क्या होगा बेटा? ये जो पानी दिख रहा है यहाँ पर, सपोज ये वाला जो आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पानी का वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। भाई ये पत्ती है, ये मिडरिप है, ये वेन है। मिडरिप और वेन में क्या दौड़ रहे हैं? जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांचेस दौड़ रही हैं। इन ब्रांचेस में देखो पानी भरा हुआ है, मिनरल आयंस भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा आपको दिख रहे हैं, इन स्टोमेटा से क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच में, ये वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के क्या हुआ? स्टोमेटा से बाहर निकल गया। नालायक, ये तो बाहर निकला ही निकला, अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को बोलता है कि ए सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। जैसे कि अपन वॉशरूम में जाते हैं, जैसे कि सपोज बहुत ही कोई बोरिंग सब्जेक्ट का लेक्चर हो रहा है, मतलब जैसे सपोज ड्राइंग का लेक्चर हो रहा है ना, कुछ बच्चों को ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करते हैं, सर या मैम मे आई गो टू टॉयलेट, खुद निकल जाते हो, पीछे से क्या करते हैं, अपने दोस्त को इशारा करते हैं कि ओ सुन तू भी आ जा। तो दोस्त भी क्या होता है, सर मे आई ड्रिंक वाटर करके बाहर निकल जाते हैं कि वाटर कूलर से पानी पी करके आएंगे, है ना। तो वो भी क्लास से बाहर। फिर क्या होगा, दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त को बुलाएंगे कि भाई तू भी आ जा बाहर। तो एक एक करके क्या होता है बेटा, क्लास खाली होने लग जाती है। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल की आपको जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इनमें जो आपको पानी दिख रहा है, ये जो पानी है बेटा इन स्टोमेटा के थ्रू, दीज आर स्टोमेटा, ठीक है, इन स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके बाहर निकल रहा है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा आगे आएगा, निकल जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा, ये अपने पीछे वाले साथी को बोलेगा कि भाई तू आ जा आगे। तो वो बोलेगा मैं क्यों आगे आऊं? तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो निकल रहा हूं, तू भी आके आगे निकल जाना मेरी तरह। तो बोलता है ओके। अब क्या होगा बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल भी जो है ना वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे वाले मॉलिक्यूल को बोलेगा कि भाई मैं जा रहा हूं, तू भी आ जाना साथ में पीछे से।
तो एक एक करके क्या होगा बेटा, जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ये जो ब्रांच आपको दिख रही है, इसमें जो आपको पानी के जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके स्टोमेटा से बाहर निकलते जाएंगे, मतलब ट्रांसपिरेशन होता जाएगा। अब देखो वही वाली बात है कि ये जो ब्रांच दिख रही है आपको जाइलम कंडक्टिंग चैनल की, ये तो खाली हो जाएगी भाई, एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे तो ये खाली नहीं हो जाएगी। खाली ना हो इसलिए क्या होता है, पीछे से जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आवाज लगाई जाती है कि ओहो सुनो, यहाँ के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो तो ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जाकर खाली हो रही है। पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आगे आ जाओ। जैसे कि अगर आगे आगे के बच्चे फुट जाएंगे, क्लास के बाहर निकल जाएंगे, तो पीछे वाले बच्चों को टीचर क्या बोलते हैं कि आगे की बेंचेस खाली हैं, पीछे वाले बच्चे आगे आ जाओ। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, वो ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलते जाएंगे और उनकी जगह पे पीछे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे आते जाएंगे। तो इससे क्या होता है बेटा, एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर उनको खींचा जाता है कि जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये क्या करेगा, पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा कि भाई तू आ गया, मैं तो जा रहा हूं, तू आ गया और तू भी बाहर आ जाना। तो इस कारण क्या होता है कि जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक तरीके से एक खिंचाव पैदा किया जाता है, एक पुल क्रिएट किया जाता है, ताकि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं उनकी जगह पे पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए, कहाँ, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। तो अल्टीमेटली होता क्या है बेटा, अल्टीमेटली देखो जैसे कि ये लीफ है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल रहे हैं स्टोमेटा से, तो पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे बुलाया जाएगा, उनको खींचा जाएगा कि तुम आगे आओ भाई। आगे वाले निकल रहे हैं, पीछे वाले उनकी जगह पर आए, फिर जो आगे आए हैं वो भी निकल जाएंगे, तो और जो पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको और बाहर, मतलब और जो है ना ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। मतलब कि अल्टीमेटली होता है क्या है बेटा, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, उसके कारण एक पुल क्रिएट हो जाता है वाटर कॉलम के ऊपर, जिसके कारण जाइलम कंडक्टिंग चैनल में वाटर कॉलम फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तुमको मेन मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मेन यहाँ पर तुमको पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। मैंने क्या बोला, रूट्स किस तरीके से पानी और मिनरल आयंस का अब्जॉर्प्शन करती हैं वो हमने समझ लिया, किस तरीके से जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी और मिनरल आयंस आते हैं वो हमने समझ लिया। पर अब समझने की जरूरत ये है कि ये जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी और जो मिनरल आयंस आते हैं, जो वाटर कॉलम बनता है, ये वाटर कॉलम ऊपर कैसे उठता है बेटा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो उसके लिए चाहिए होते हैं दो तरह के फोर्सेस। एक तो हो गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है कि जो नए नए वाटर मॉलिक्यूल्स और जो मिनरल आयंस आते जा रहे हैं रूट्स में, है ना, जाइलम कंडक्टिंग चैनल के अंदर, वो क्या करेंगे, पुराने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल आयंस के ऊपर जो है एक धक्का लगाएंगे, एक पुश लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो जो पुराने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं वो क्या होंगे, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर की तरफ उठेंगे, उनका अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब क्योंकि ये प्रेशर लग रहा है रूट्स में, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, रूट प्रेशर बोल देते हैं। ये तो हो गया पहला फोर्स। दूसरा फोर्स क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल में तुमको मैंने क्या समझाया कि लीव्स के सरफेस पर जो स्टोमेटा होते हैं वहां से जो पानी है, प्लांट की बॉडी का जो पानी है, वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके बाहर निकलता जाता है। तो जो पानी बेटा जाइलम कंडक्टिंग चैनल में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहा है, वो पानी क्या करेगा, वो अपने उस जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पीछे वाला पानी है उसको आगे खींचेगा कि भाई मैं तो चला, तू जो है मेरी जगह आ जा, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ से पानी उड़ा है, और मौका देकर के तू भी निकल जाना। तो आगे का पानी गया, उसने पीछे वाले पानी को आगे लेकर के खींचा, उसने उसको लेकर के आया वो। अब जो पीछे वाला पानी आगे आया है वो भी क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो अपने और पीछे वाले पानी को अंदर बाहर मतलब आगे लेकर के आएगा। तो ये खींचम खींचा हो रही कि नहीं हो रही बेटा, पानी को खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है। रूट प्रेशर में क्या होता है, पानी के ऊपर धक्का लगाते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, एक ट्रांसपिरेशनल पुल बन रहा है कि जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ये जो वाटर कॉलम है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। रूट प्रेशर में धक्का लगाया जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल में पानी को जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर की तरफ खींचा जाता है। चाहे रूट प्रेशर हो, चाहे वो हो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशनल पुल। अल्टीमेटली होता क्या है,
दोनों ही तरह के फोर्सेस से वाटर कॉलम जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ऊपर ही उठता है। मतलब या तुम पानी को धक्का दे रहे हो या तुम पानी को आगे की तरफ खींच रहे हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? चाहे यहां से पानी को धक्का लगाया जा रहा हो, चाहे यहां से पानी को खींचा जा रहा हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में बेटा पानी और मिनरल आयंस ऊपर ही जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि वाटर कॉलम ऊपर की तरफ उठ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे यहां से धक्का लगा दो, चाहे यहां से खींच दो, पानी अल्टीमेटली ऊपर ही उठेगा। जाइलम कंडक्टिंग चैनल में वाटर कॉलम ऊपर ही आएगा। और यही तो हम चाह रहे थे। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें रूट प्रेशर फिर भी सफिशिएंट होता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वहां पर रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि 100 फीट हाइट तक जो ना पानी को पहुंचा दे, वो नहीं। ट्रांसपिरेशनल पुल वहां लगता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशनल पुल। क्योंकि भाई जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, ठीक है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो पुल क्रिएट किया जा रहा है, जो उनको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, वो किसके कारण हो रहा है? ट्रांसपिरेशन के कारण नहीं तो हो रहा ना। मान लो कि स्टोमेटा बंद है, जैसे कि रात के टाइम पर क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाए, ट्रांसपिरेशन नहीं होता। तो जब रात के समय स्टोमेटा बंद होते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, उस समय क्या होता है? सिर्फ रूट प्रेशर काम करेगा। वही क्या करेगा? नीचे से वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ धक्का देगा। और दिन के समय जैसे ही स्टोमेटा खुले, ट्रांसपिरेशन शुरू हुआ स्टोमेटा के थ्रू, तो जाइलम कंडक्टिंग चैनल का जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में निकलता जाएगा, और पीछे वाला जो पानी होगा ना जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, उस पानी को खींचा जाएगा आगे कि भैया हम तो चले, तुम आ जाओ हमारी तरफ, हमारी जगह कहाँ? आगे, और मौका देख के तुम भी निकल जाना। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, वो अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को बोलेगा कि ए भाई तू आ जा मेरी जगह पे, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं ऐसे निकला हूँ, और मौका देख के तू भी निकल जाना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसकी जगह आ जाएगा आगे, पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल उसके आगे आ जाएगा, उसके जो पीछे वाटर मॉलिक्यूल है वो भी और आगे आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा बेटा? एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आगे और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी कि वाटर कॉलम क्या होगा? ऐसे ऊपर और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जो खींचा जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये खींचा जा रहा है ट्रांसपिरेशन के कारण, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इस पुल को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ये पुल भी नहीं होगा। अगर एक बेंच पर या एक क्लासरूम में सपोज मैथ्स की क्लास चल रही है, कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, तो पीछे वाले बच्चे आगे नहीं आ पाएंगे। अगर ड्राइंग की क्लास चल रही है तो क्या होगा? आगे वाले बच्चे खसकेंगे, तो उनकी जगह पे पीछे वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है? तो ये दो आपको प्रेशर समझ में आ गए, फोर्स समझ में आ गए, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे? जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो वाटर कॉलम है बेटा, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ठीक है? तो ट्रांसमिशन पुल भी क्या करेगा बेटा? वही करेगा, वाटर कॉलम का मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इनसाइड जाइलम कंडक्टिंग चैनल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मुझे बताओ जरा कि ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर तो समझ में आ गया होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल समझ में आया? पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी को, मिनरल आयंस को या वाटर कॉलम को आगे और ऊपर की तरफ, है ना, आगे और ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल। क्योंकि ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है बाहर वेपर्स के फॉर्म में, तो इसीलिए पीछे वाले पानी को आगे बुलाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, नीचे वाले पानी को ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है? चलो, तो ये दोनों बेटा फोर्सेस होते हैं जो एक जाइलम कंडक्टिंग चैनल में पानी को ऊपर पुश करते हैं, वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है? चलो, अब कुछ नहीं, अब बस स्लाइड्स को रीड करना रह गया, आ जाओ कर लेते हैं। सारी कथा तो तुमको मैंने सुनाई दी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है बेटा प्लांट्स में, वो थोड़ा सा लेस एलैबोरेट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि भाई देखा जाए तो प्लांट्स इतने कोई एक्टिव तो होते नहीं है भाई। हम ह्यूमन बींग्स, हम जो एनिमल्स हैं वो तो बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। कंटिन्यूसली हमें क्या चाहिए? एनर्जी की डिमांड होती है हमारे अंदर। तो कुल मिलाकर के जो हमारे प्लांट्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, है ना, वो स्टेशनरी होते हैं, चलते फिरते भी नहीं है ज़्यादा कहीं।
तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेटा वो थोड़ा सा सिंपल टाइप का ही होता है ना. इट इज़ बिकॉज द प्लांट्स आर कंपेरेटिवली लेस एक्टिव एंड रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स ईदर फ्रॉम आउटसाइड या सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट themselves. The major materials which are needed by the plant cells are gases like oxygen and carbon dioxide, water and minerals. These substances are to be supplied from the outside. कि बाहर से क्या क्या चाहिए होता है प्लांट्स को? गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड मिनरल्स. और अंदर से क्या चाहिए होता है? तो ऑर्गेनिक फूड एंड हॉर्मोन्स. भाई खाना और हॉर्मोन्स तो प्लांट बॉडी के अंदर ही बन रहा है ना, तो ये चीज़ें क्या होंगी? अंदर के अंदर प्लांट बॉडी में बनेंगे और वहीं के वहीं ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी. ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फिर उसके बाद में क्या बोला? इन प्लांट्स द वाटर एंड द मिनरल्स आर अब्सॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम द सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स थ्रू स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम कॉल्ड जाइलम. सिमिलरली जो ऑर्गेनिक फूड होता है बेटा, उसके लिए जो है फ्लोएम टिश्यू चाहिए होता है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में. There are two kinds of transportation in plants, transportation of water and minerals and transportation of food and other substances. इस लेक्चर में हमने पानी और मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के साथ डील किया है. The xylem is a complex tissue, 4 तरह के सेल से बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers. Water and minerals are transported mainly through tracheids and vessels. Tracheids and vessels क्या होते हैं बेटा? डेड सेल्स होते हैं. इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है. The tracheids are the long, thin, spindle-shaped cells with tapering ends. They have pits in their thick walls, जिनके थ्रू पानी एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड तक पहुंचता है. The xylem vessels are tube-like structures extended from roots to the top of the plant. The cells are placed one above the other with their end walls perforated, forming a continuous tubes. ठीक है. Water is very important chemical required as solvent in many biological processes. It is needed as a raw material in photosynthesis as the main substance from which the plants evolve molecular oxygen and provide hydrogen for the synthesis of carbohydrates. मतलब basically यहाँ पर पानी का आपको significance बताया जा रहा है. It helps in the transportation of chemical substances and minerals and perhaps in this manner it maintains the internal communication. अब कैसे कैसे होता है पानी का ट्रांसपोर्टेशन? देखो, सबसे पहले तो पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब किया जाएगा. एसेंट ऑफ सैप मतलब कि सैप मतलब क्या? पानी और मिनरल आयंस का जो मिक्सचर बनता है बेटा, उसी को अपन सैप बोलते हैं. ठीक है, एसेंट का मतलब होता है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ना, तो एसेंट ऑफ सैप यानी कि अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस. फिर क्या है? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ठीक है, देखो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन हुआ. द पानी एंड द मिनरल आयंस आर अब्सॉर्ब्ड बाय द लैंड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. द मेन वाटर एंड मिनरल आयंस अब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स आर द रूट्स एंड द रूट हेयर. एट द रूट्स cells in the contact with the soil actively take up mineral ions, है ना. actively take up mineral ions का मतलब क्या है? एनर्जी को खर्च करके मिनरल आयंस अंदर लिए जाते हैं. this creates a difference, मतलब कि gradient हो जाता है create in the level of mineral ions between roots and the soil. water therefore कहाँ से कहाँ जाएगा? roots के अंदर आ जाएगा from the soil. ठीक है, ये देखो ये रूट हेयर है, यहाँ से पानी आ जाएगा अंदर. ठीक है, और ये वही है एपिडर्मल सेल्स वगैरह हैं, है ना. आगे और भी बेटा कुछ कुछ लेयर. देखो एपिडर्मिस तो क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की या प्लांट बॉडी की. फिर उसके अंदर क्या होती है? एक और लेयर होती है, कॉर्टेक्स लेयर होती है. ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है? एंडोडर्मिस भी होती है. मतलब सपोज ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस है, और यहाँ से क्या हो रहा है? जाइलम शुरू हो रहा है. तो पानी सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएगा? पानी सबसे पहले रूट हेयर से आ जाएगा कहाँ? तो एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आ जाएगा. यहाँ पर बस वही आपको दिखाया जा रहा है. ठीक है, चलो. वंस द वाटर एंटर्स द रूट्स इट देन माइग्रेट्स फ्रॉम सेल टू सेल पासिंग फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, और फिर एंडोडर्मिस से अल्टीमेटली कहाँ जाता है? जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में, मतलब वही जाइलम कंडक्टिंग चैनल में. इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. फाइनली जो वाटर और जो मिनरल आयंस हैं वो वेसल्स और ट्रैकीड्स में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपवर्ड्स मूवमेंट जो है ना उनकी शुरू होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं. एसेंट ऑफ सैप दो तरीके से होता है, एक तो रूट प्रेशर और दूसरा आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. द प्रेशर विद विच वाटर इज पुश्ड अप बाय द जाइलम ऑफ रूट्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर. रूट प्रेशर एक्सप्लेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स इन केस ऑफ शॉर्ट प्लांट्स लाइक हर्ब्स बट नॉट इन टॉल प्लांट्स. फिर आता है ट्रांसपिरेशनल पुल. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन टॉल ट्रीज. According to this theory, the main force responsible for the upward movement of water is transpiration pull generated in the leaves, which pulls the water column filled in the xylem tracheids and vessels. मतलब वही xylem conducting channel में जो पानी का कॉलम भरा होता है, उस पानी के कॉलम को ऊपर और आगे की तरफ कौन लेकर के आता है? ट्रांसपिरेशन पुल.
The water and minerals absorbed by the root hair and other epidermal cells move through the root cortex, endodermis, pericycle and reach the xylem conducting channel. Then यहाँ से क्या होता है, वो ऊपर उठना शुरू करते हैं. The lumen of the tracheids and vessels are filled with sap and this sap moves in the upward direction. ठीक है. The xylem of the root are connected with the stem, petiole, veins of the leaves. All these cells form a continuous network of tubes through which the sap can move from roots to the leaves. The water and the minerals filled inside the xylem forms a continuous column which cannot be broken. है ना, वो water column बन जाता है. Thus, the unbroken water column is just like steel rope which extends from leaves to the roots. If the column is pulled from the top, the entire rope of the sap moves upward. कि अगर ऊपर से जो है ना खींचा गया है वाटर कॉलम को, तो पूरा का पूरा जो सैप है, पानी और जो मिनरल आयन से बेटा, वो ऊपर आ जाएगा, है ना. इन प्लांट्स द पुल इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू ट्रांसपिरेशन इज रिप्लेनिश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर टू द लीफ. दिस क्रिएट्स अ सक्शन which pulls the water column या sap upwards. की एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरफ से तो पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है ट्रांसपिरेशन से, है ना, स्टोमेटा के थ्रू, और दूसरी साइड से क्या हो रहा है, पीछे वाले पानी को आगे की तरफ खींचा जा रहा है. तो जो पीछे वाला पानी, जो नीचे वाला पानी है, उस पर एक पुल क्रिएट हम कर देते हैं, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हम कर देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल. ये देखो रूट से क्या हो रहा है, देखो पानी यहाँ पर आ रहा है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है ना, ये एंडोडर्मिस है. अल्टीमेटली देखो पानी कहाँ आ गया, ये जाइलम कंडक्टिंग, ये दिख रहा है आपको, ये है जाइलम कंडक्टिंग चैनल, इसमें जो है ना पानी आ चुका है. अब यहाँ का जो पानी होगा ना, ये देखो ये क्या है, ये वही है लीफ के, देखो मीजोफिल सेल्स है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, है ना. ये लोअर एपिडर्मिस पर क्या है, स्टोमेटा है. स्टोमेटा से क्या हो रहा है बेटा, पानी जो है वो निकल रहा है. तो इस जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो यहाँ पर जो पानी होगा, है ना, यहाँ से पानी निकला, यहाँ से पानी निकला, तो पीछे वाले पानी को आगे बुलाया जाएगा, खींचा जाएगा. फिर ये यहाँ आएगा तो इसके पीछे वाले पानी को आगे खींचा जाएगा, इसके पीछे वाले पानी को आगे खींचा जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पूरे के पूरे जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो वाटर कॉलम है बेटा, वो आगे और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशनल पुल. Particularly, most of the water absorbed by the plant is ultimately lost in the atmosphere. केवल 1 से 2% ही ऐसा हिस्सा होता है बेटा पानी का जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन में अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. तो स्टोमेटा के बारे में सबको पता है. ओके, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. क्या बोला गया है कि रूट प्रेशर का जो असर होता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, वो रात के समय आप बोल सकते हो कि ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पर क्या होता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं ना, दिन के टाइम पर स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो दिन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है. तो ट्रांसपिरेशनल पुल से क्या होता है, वाटर कॉलम को ऊपर खींच लिया जाता है. लेकिन रात के समय स्टोमेटा बंद होंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होगा, तो रूट प्रेशर ही उस समय क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है. और रूट प्रेशर ही क्या करता है, वाटर कॉलम को थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खिसकाता जाता है. ठीक है. वेसल्स जो होते हैं, ये सब तो चलो छोड़ दो. अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, वो भी अपन लगे हाथ रीड कर ही लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll pigment containing organs, namely leaves. The other kinds of raw materials needed for building plant body also have to be taken up separately. For example, soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. है ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर चाहिए हैं प्लांट को, तो वो कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से ही मिलेंगे. द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स टू द part in contact with the soil, namely roots. If the distances between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all the parts of the body plant. But if these distances are large, so because of changes in the plant body design, diffusion process जो है वहाँ पर फिर sufficient नहीं हो पाएगी. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. Energy needs differ between different body designs. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plant में जो है बेटा एनर्जी की डिमांड कम होती है. पहली बात तो क्या कि प्लांट पहली बात तो मूव नहीं करते हैं, ठीक है. दूसरी बात क्या कि प्लांट में बेटा अधिकतर ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें कि डेड सेल्स होते हैं और इसीलिए प्लांट में एनर्जी की डिमांड कम होती है, ठीक है. और इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो टाइप का भी होता है. द डिस्टेंसेज ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज. Plant transport systems will move energy stores from leaves and raw materials from roots.
These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. When the xylem moves water and minerals obtained from the soil and the other phloem transport glucose वगैरह, ठीक है. Transport of water in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. मैं आपको यही समझा रही थी कि plant, roots, stems है ना, लीव्स, इन सब के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं बेटा वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है. एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप आयन. एक्टिवली टेकअप आयन का मतलब क्या है बेटा, वही मिनरल्स की यहाँ पर बात हो रही है. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन्स बिटवीन रूट एंड द सॉइल एंड वाटर देयरफॉर क्या होता है फिर मिट्टी से अंदर आ जाता है. दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, creating a column of water that is steadily pushed upward. मतलब वही water column बन गया. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. तो मतलब वही है कि रूट प्रेशर इनफ नहीं, इसलिए कोई दूसरा तरीका भी होना चाहिए. प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, मतलब वही ट्रांसपिरेशन, it is replaced by water from the xylem vessels in the leaves. In fact, evaporation of the water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of the roots. The loss of the water in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो transpiration क्या करेगा बेटा, pull create कर देगा. Thus transpiration helps in the absorption and the upward movement of the water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation, है ना, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब भी इवेपोरेशन होता है कूलिंग इफेक्ट जो है क्रिएट होता है. तो जब प्लांट्स के लीव्स के थ्रू स्टोमेटा में मतलब कि ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है, जिससे कि प्लांट क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट द नाइट. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of the water in the xylem. तो ध्यान रखना कि दिन के समय स्टोमेटा खोलते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होगा, मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा वाटर कॉलम को ऊपर उठाने के लिए, और रात के समय पर रूट प्रेशर, क्योंकि स्टोमेटा बंद रहते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. सो दैट्स ऑल. आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही. आज अपन ने ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर को पूरा फिनिश कर लिया और अच्छे से फिनिश करा है. ये नहीं कि बस ऊपर से पढ़ लिया हो गया, ऐसे नहीं. हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और याद रहेगा. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.